क्या ऐसा रीज़न है फिर शादी जो है वो डिवोर्स में भी बदल जा रहा है, और केस भी आपको सुनने को मिल रहा है जो कि ब्लू ड्रम और सब। अपने बेटे के लिए बहू नहीं चाहिए हमें, अपने बेटे के लिए बीवी नहीं चाहिए, हमें अपने लिए बहू चाहिए। फिलॉसफी में नॉर्मली हम बोलते हैं कि मर्द खोखले होते हैं, मर्द के अंदर मर्दानगी नहीं होती है। 95% हार्ट अटैक मर्दों को नहीं होते, इतने कमजोर दिल के होते हैं। सर, औरतों को सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करता है ना तो वो औरतें करती हैं, सास करती है। उस लड़की को अपनी फैमिली के सामने आवाज उठाने से बेटर उस इंसान को मारने लगा। कंसेप्ट ऑफ अबला नारी ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन, ये भी डिमोलिश हो रहा है कि वुमेन वुमेन अब अबला नहीं बनी। हाँ, वुमेन अब अबला नहीं रही सर। ये वुमेन बात अब तबला बजाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉडकास्ट में। श्रेष्ठ राज सर जो कि फिजिसिस्ट एंड एथिक्स एक्सपर्ट है, और आशीष प्रताप सिंह सर जो कि हिस्टोरिकल सोशोलॉजी एक्सपर्ट है। वेलकम सर हमारे चैनल में, और आप लोग टाइम दिए हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सर आप लोग से बहुत सारे टॉपिक से बात करना है, और ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड था ये इस पॉडकास्ट के लिए, और बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था क्योंकि आप दोनों को मुझे साथ में आज मिलना था। तो साथ में मिलने का ऐसा रीज़न क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहा है। तो सर सबसे पहला टॉपिक तो आपसे मैं आप लोग से मैं जानना चाहूँगा कि सर अभी देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। सर पहले नीट के लिए दिल्ली में हुआ जंतर मंतर, और अभी रांची में झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट का जो है बढ़ता जा रहा है। जो आपका प्रोटेस्ट का सर अभी काफ़ी लगातार प्रोटेस्ट चलता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सर यूथ से रिलेटेड है। तो यूथ से रिलेटेड सर आप लोग का क्या विचार है, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? सर आपसे हम जानना चाहेंगे। ओपिनियन ये है कि यूथ एक्चुअली प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यूथ के ग्रीवांसेस शिकायतों को देखिएगा तो यूथ एक्चुअली पूरे साल भर मेहनत करते हैं, और अचानक से अगर पेपर लीक कर जाए तो उनके पूरे जो करियर हो वगैरह उन पे बहुत हर्ट होता है। तो अगर आप जाइएगा पूरे डेप्थ में तो बहुत सारे जो प्रो ये होते हैं वो बोलते पेपर लीक हो गया तो अगली बार फिर से पेपर ले लेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो होता ये है कि अगर मान लीजिए इस बार आपका 100 रैंक आ रहा है, अगर पेपर लीक हो गया तो आपके पास नॉलेज होगा, आप 1000 रैंक ले आइएगा, लेकिन आपके ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका करियर प्रोग्रेशन एक तरीके से मार खाता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ये फाइनेंशियल बहुत बड़ा बर्डन होता है। अगर गरीब का परिवार एक जगह सेंटर मिल रहा है और वहां जा रहे होटल वगैरह ले रहे हैं और फिर पेपर लीक कर जाता है तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उनके लिए बहुत फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा ग्रीवांसेस है। सर क्या प्रोटेस्ट करना ही सोल्यूशन है? देखिए, अगर आप लीगली शिकायत कीजिएगा और सरकार का रवैया ऐसा रहेगा कि प्रोटेस्ट वगैरह लीक हुआ ही नहीं है तो फिर यूथ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर यूथ जाते हैं वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस से प्रोटेस्ट करने, उस पर एंटी नेशनल एलिमेंट आ जाते हैं और वायलेंस का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे अभी झारखंड में चल रहा है बहुत पीसफुली चल रहा है, काफी पीसफुल, बहुत डेमोक्रेटिकली चल रहा है जी। तो इसीलिए वायलेंस विदाउट वायलेंस डेमोन्स्ट्रेशन इज अ पॉलिटिकल राइट। तो ठीक है, सर अगर उनके ग्रीवांस सुने जा रहे हैं तो फिर आज तो अभी तो जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तब तक सरकार के प्रतिनिधि आए हैं और सरकार के प्रतिनिधि आकर बात कर रहे हैं उनसे। शायद एसडीएम वगैरह को भेजा गया उनसे बात करने के लिए। हाँ। अच्छा, हम एक बात कर रहे थे सर कि प्रोटेस्ट जब भी होते हैं, जैसे आज के डेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट के बीच में हम उम्मीद ही कर रहे थे कि ये जो अभिजीत दीपके हैं जो जो दिल्ली में जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो इनका इतना इन्वॉल्वमेंट था। पर काफी दिन हो गए, झारखंड ऐसा नहीं कि झारखंड के बारे में लोग जान नहीं रहा था कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, काफी दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद जब बहुत ज्यादा डिमांड आ गई तब अभिजीत दीपके जो हैं वो वापस से झारखंड एक बार आए थे और इन लोगों ने फिर वापस भगा दिया शायद इनको, शायद एक दो वीडियोस देख रहे थे। सर क्या ऐसा लगता है कि दोबारा हम कभी भी ये जो युद्ध की हम बात कर रहे हैं ये भरोसा कर पाएंगे किसी अभिजीत दीपके पे? अभी डायरेक्टली नहीं लग गया इनको कि ये तो पूरा बायस थे,
क्योंकि झारखंड में कांग्रेस या फॉर एग्जांपल झामुमो की सरकार है जो बीजेपी के गैंग में नहीं आते हैं, जो एनडीएस में नहीं सपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज वाई अगर अगर आप झारखंड में आकर सपोर्ट नहीं कर रहे हो यहाँ के यूथ को, यहाँ के प्रोटेस्ट में आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप बायस्ड हो अंदर से, किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए आपकी बायस्डनेस है और वो दिख रही है यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका? देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, ये देवेंद्र नाथ महतो तो जी जो अगर है। आप वैसे देखोगे तो दो भागों में प्रोटेस्ट डिवाइड हो गया, एक हम्म, पॉलिटिकल जो कि हम्म, देवेंद्र नाथ हम्म, महतो लीड कर रहे हैं, हम्म, और एक नॉन पॉलिटिकल जो स्टूडेंट लीड कर रहे हैं। हम्म। सर तो क्या प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ मतलब स्टूडेंट्स तक ही रह जाता है, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल स्टार्ट हो जाता है, तो क्या प्रोटेस्ट? सर देखिए, इसके लिए फिर आपको पॉलिटिक्स समझना होगा। पॉलिटिक्स ये कहता है कि जब भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट बनते हैं, तो अपोजिशन को एक तरीके से स्टैंड बन जाता है कि उस नैरेटिव में, उस माहौल में एक तरीके से अपना सिक्का जमाया जाए। और अगर अपोजिशन सपोर्ट कर रहे हैं तो जो शिकायत करता है स्टूडेंट है, उनको लगता है मेरे लिए कोई लड़ रहा है, जी तो इसीलिए पॉलिटिकल नैरेटिव अपोजिशन के फेवर पे चला जाता है, इसीलिए अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव ये होता है कि सरकार बोलते हैं कि ये लोग ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं है, ये लोग पार्टी मेंबर्स या बी टीम या ऐसे है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्टली सपोर्ट करना एक तरीके से मूवमेंट को वीकेंड कर देता है। जी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेतागण जैसे सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी एक लड़का है, हर्ष दुबे नाम है उसका, हर्ष दुबे नीट का छात्र था और अभी न्यूज़ चैनल पे बहुत आ रहा था, मतलब बहुत एग्रेसिवली बात करता है, उसका एक वो बन चुका है। उस इंसान ने परमिशन मांगी है कि मैं 22 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ? ताकि रिजर्वेशन को फेयर तरीके से दिया जा सके। राइट सर, अभी फिर से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, रिजर्वेशन हटाओ। हाँ, अब उसमें भी फिर से वही चल रहा है सिस्टम से। जी तो प्रोटेस्ट क्या मतलब, हमने प्रोटेस्ट की आजादी लोगों को इसलिए दी थी कि जब भी आपका सर सही मानने में होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, और उसका ऐसा जो गाली दे रहे सर हैं देखिए, मोदी जी प्रोटेस्ट को, सर गाली दिए, पीएम मोदी जी को गाली दिए, हम्म। तो सर प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आजादी नहीं, ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल ऑब्वियस दें। बात है, मोदी स्ट्रेट है आप वो सर आदमी। प्राइम मिनिस्टर है, हाँ प्राइम मिनिस्टर को सर इस तरीके से गाली देना तो सही नहीं है। हाँ, वो आदमी सर स्ट्रेट है, वो आदमी चाहेगा तो वो देश को जैसे मन वैसे वो चला सकता है, फिर भी सुन रहा है आपकी, जी तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी। वो आप जब आवाज उठा रहे हो, जब प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो लोग वो सुन रहा है। आप पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसके अंदर में बम लगा हुआ है, कोई तो आइडिया नहीं है ना किसी को। पुलिस रोकेगी। ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि पुलिस वाले इसलिए रोक रहे थे क्योंकि स्टूडेंट आ रहे थे? स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन से स्वरूप में कौन से इंसान आ रहे हैं, अगर हायरार्की वाइज मापा जाए कि किसकी जान सबसे ज्यादा किफायती है, उसके लिए भी अपने पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। राइट कि अगर प्रेसिडेंट एक आदमी है और एक आम इंसान है, तो जान किसकी बचाई जाएगी? प्रेसिडेंट की। जी। तो पार्लियामेंट में जितने नेतागण बैठे हुए हैं, बात उन पे आएगी तो पुलिस वाले तो लाठी तो मारेंगे, क्या सर, यूथ हो या बट क्या कुछ भी हो। लाठी मारना सलूशन है सर? क्योंकि स्टूडेंट भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। लाठी मारना लास्ट रिकोर्स होता है। अगर मान लीजिए भीड़ नियंत्रण से चले गए, हाथों से चले गए, तो आपको उनको कंट्रोल में डिस्पर्स करने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस पे लाठी इज नॉट एन ऑप्शन, नेवर इज एन ऑप्शन। लाठी जो होता है एक तरीके से एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट पैदा करता है, और यूथ जो होते हैं, यूथ इज भरपूर ऑफ एनर्जी। तो अगर आप एंटी यूथ करते हैं तो फिर नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा ट्रेजेडी होने का बहुत खतरा होता है। जैसे अगर आप देखिएगा, अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, तो बिहार पुलिस बहुत जगह लाठीचार्ज और वायलेंस किया था। जी तो पथराव, पुलिस को एक तरीके से पुलिस गाड़ी को पलट देना और ये सब करना, एक यूथ सेंटिमेंट भड़क जाता है। जी। इसीलिए लाठीचार्ज हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। ये जो सर प्रोटेस्ट फर्स्ट ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, एक मिनट सर, फर्स्ट ऑप्शन हमेशा ये होना चाहिए कि अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विद इन डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने रिप्रेजेंटेशन भेज के उनके ग्रीवांसेस को सुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध का सबसे बेसिक सा कारण ये है, शिकायत ये है कि हमें सुना नहीं जा रहा है। तो अगर आप सुन लेते हैं तो आधा शिकायत तो उनका आधा दूर हो जाता है। फिर बाद में आता है कि आप उनको इम्प्लीमेंटेशन करो। अगर इम्प्लीमेंटेशन टाइमली कर रहे हैं तो फिर वायलेंस का सवाल ही नहीं होता है। सर, हम आम सिटीजन्स पे ऐसी इल्ज़ाम लगाया जाता है हम सब पे कि हम वायलेंस करते हैं, या फॉर एग्जांपल वो सीजेपी प्रोटेस्ट जो हुआ, सर हम मानते हैं
पुलिस वाले से हम डरते नहीं है। 10,000 पर एक है पुलिस वाले, एंड उसके बाद भी ऐसे फिटनेस के साथ पेट निकाल के घूम रहे हैं। हम चाह दे ना तो एक पुलिस को नहीं मानेंगे, पुलिस वाले से फिर भी हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम बस मानते हैं उनको। हाँ, मानते हैं हम पुलिस वाले को। और उसके बाद अगर वो इस तरीके की हरकतें करेंगे सर, वो जो अगर इंसान अपने पे आ जाएगा ना, वो जितनी भीड़ वहां खड़ी थी ना उतने पुलिस वाले भी नहीं थे उस दिन। हम मानते हैं इसलिए भागते हैं आपसे, ठीक है, कि आप दोहरा रहे हो हम पे पानी पानी का वो क्या बोलते हैं उसको, वाटर कैनन चला रहे हो मेरे ऊपर या लाठी मार रहे हो, हम भाग रहे हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि अब मार खाना ज्यादा बेटर है इस सरकार को, इस सरकार के अगेंस्ट में सहने में, उस दिन फिर मार खा के भी वहीं खड़े रहेंगे, अगर भागेंगे नहीं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बोलिएगा सर, तो चाणक्य का मानना था कि स्टेट में सबसे पावरफुल दो चीज होती है, पहला सुंदर स्त्री और दूसरा एक एनर्जी ऑफ यूथ। ये दोनों जो होती है सरकार सत्ता बदल देती है। तो इन दोनों को टेम्प्ट करना, पहला लस्ट से, मोह माया वगैरह से दूर रहना, दूसरा यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करना, ये बहुत बड़ा कारण होता है। अब अगर आप देखिएगा कि ये सब लाठी चार्ज वगैरह करना एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ावा देना होता है। अगर आप देखिएगा यूथ जो होता है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, तो इसीलिए सरकारें स्पोर्ट्स एजुकेशन वगैरह प्रमोट करती है, क्योंकि अगर ये लोग एंटी सोशल काम में अगर आ जाए, जैसे ड्रग्स लेना, ड्रग्स अगर लेंगे तो ड्रग्स का व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से फिर टेररिज्म में फंडिंग जाएगा, अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो वल्नरेबल टू रेडिकल आइडियाज हो जाएंगे। तो इसीलिए यूथ को टेम करना और यूथ के एनर्जी को एक तरीके से चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए लाठी चार्ज वगैरह एक तरीके से भड़काने का काम है, चिंगारियों का काम है। बिल्कुल। एक सर मैं बहुत बढ़िया बात याद आया है अभी इनसे, सर ये जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि एंटी सोशल कामों में अगर लग जाएंगे वो लोग ड्रग्स वगैरह के लिए, कभी कभी सरकारें जानबूझकर यूथ को एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ ढकेलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या दिखता है? अपना पंजाब। पंजाब की हिस्ट्री एक बार सर थोड़ी सी ऐसा मैं बताता हूँ आपको। पंजाब के बारे में नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि पंजाब सिख स्टेट हुआ करता था, और हमेशा से एक अपना अलग पहचान की डिमांड वो कर रहे हैं वो लोग। एक समय ऐसा आया कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो सिख लोगों ने बोला हमको भी अलग दो जी, खालिस्तान। हाँ, हमको भी अलग, नॉर्मल बात है कि हमको भी अलग दो। नेहरू जी उस समय पूरा ऐसा गुस्साए हुए थे, उनको ऐसा कर रहा था कि अभी धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है, फिर तुम धर्म की बात मत करो। इसलिए सिख लोगों को उस समय अकाली दल हुआ करता था, अकाली दल को ये उसकी डिमांड उसको रोक दी गई। अकाली दल पंजाब में लड़ता रहा, एक बार इलेक्शंस नहीं जीत पाया। 73 तक वो इलेक्शंस नहीं जीत पाया, 1973 तक। 1973 में उस इंसान ने क्या किया, अकाली दल ने, कि अब चूंकि ये पॉलिटिक्स वाला पॉलिटिकल चला जाएगा, बट फिर भी अकाली दल ने आनंदपुर रिजोल्यूशन पास किया, अलग अलग 45 पॉइंट डाले और लोगों को अपने साइड करने की कोशिश की कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना राज्य बना लेते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज को हम आगे बढ़ाएंगे, या फॉर एग्जांपल पंजाबियों के लिए वहां पर रिजर्वेशन देंगे, पंजाबियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो करने की कोशिश की। और ये समय काल क्या चल रहा है, 1971 में सर बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। इंदिरा गांधी जो है वो गई हैं यूएसए के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और यूएसए के प्रेसिडेंट ने उनको इंतजार कराया है, और उसके बाद वो वापस आई है कुछ देर के बाद। मतलब ऐसा है कि बहुत ऐसा कुछ तो उनका वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर विजिट कर रही थी। शायद निक्सन ने बोला हाँ, सी इज अ बिच लेडी, उसने बोला था, विच लेडी डायन है वो एक तरीके से। फोन किया उठाई नहीं, मतलब ऐसा फोन पे आई नहीं उसके। उस समय यूएसए की जो टीम है सीआईए जिसको हम बोलते हैं, सीआईए को लगा कि ये अंदर से तोड़ना भारत को बहुत जरूरी है। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ही लोगों को जो एंटी सोशल जैसे इन लोगों को फंड करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से 1973 के बाद में क्या हो गया कि पंजाब में खलिस्तानी गैंग, मतलब होता है खलिस्तान की बातें बहुत ज्यादा होने लगी कि हमको अलग चाहिए। कुछ तो जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसा लग रहा था कि कोई इनको पुश कर रहा है पीछे से, पाकिस्तान से पुश किया जाने लगा धीरे धीरे। हमने क्या देखा कि उस पूरे एरियाज में जो ये यूथ हैं, जो यूथ आवाज उठा सकते थे, इनको नशे में लत करवा दिया गया। पंजाब जो है, उड़ता पंजाब मूवी बनी है, इस उड़ता पंजाब में हमने देखा कि मतलब पंजाब जो था वो मतलब उड़ रहा था, उसका हर एक यूथ उड़ रहा था। हम वहां पर क्या कर सकते थे, हम एज अ स्टेट सरकार ट्राई करती थी कि ये सब ठीक हो जाए, ठीक तो हो नहीं पा रहा था। इवेंचुअली सर गेस करिए क्या मास्टर स्ट्रोक है भारतीय गवर्नमेंट का। हम अगर कहीं भी उनको रोकते तो कहीं ना कहीं हम अगेंस्ट जरूर हो जाते किसी न किसी गैंग के।
किसी न किसी ग्रुप के हम अगेंस्ट जरूर हो जाते स्टेट एज ए स्टेट। एंड दैट इज़ वाई हमने वहाँ पर क्या किया कि ऐसा इंसान पकड़ के निकाला। सबसे पहले हमने क्या डेटा उठा निकाला, हमने देखा कि पंजाब में भारत में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? पंजाब में 35%। और एससी पॉपुलेशन नॉर्मली हिंदूज से थोड़ा से मतलब ऐसा रहते हैं कि हमारे साथ एट्रोसिटीज़ हुआ है, हमको दबाव डाला गया, ये वो। उन्होंने पकड़ा एक आदमी ऐसे उठाया, बोला आप आइए, बढ़िया लग रहे हैं, इनको सेविंग वेविंग कुर्ता पैजामा बढ़िया से कोट वोट पहनाया और बोला आज से आप हालेलुया करना स्टार्ट करिए। पंजाब 10 सालों में इतना उन्होंने हालेलुया हालेलुया किया है, पूरी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दी सबको। अब कोई सिख ही नहीं है, सिख रहोगे तब तो खालिस्तान की डिमांड करोगे, अब तुम क्रिश्चियन हो चुके हो। और तुम्हारे जो आका पीछे इंग्लैंड वो यूएसए में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका भी धर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी। ये किया किसने? स्टेट ने, हमारे पास में हमारी स्टेट, हमारी सरकार ने किया। अगर आप खालिस्तानी इश्यूज जाइएगा, सर ने उठाया है, तो उसको डीपली जाना होगा। डीपली जाना होगा इन ए सेंस कि यूनाइटेड स्टेट्स जब 1971 का वार हार गया, तो उस वक्त पूरे वर्ल्ड पे लड़ाई चल रहा था वर्चस्व का। 2 ब्लॉक पे पूरे वर्ल्ड डिवाइडेड थे, एक था लीड कर रहा था यूएसएसआर, एक कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब यूएसएसआर भी अपने पीक पे है, यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने पीक पे है, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, इंडिया से हार गया यूनाइटेड स्टेट्स का एलाई पाकिस्तान। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी एलाई जो थे, जो बैक कर रहे थे उनको, उनके मन में एक डर लग गया कि हम तो, अगर पाकिस्तान हार सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट से, तो हम तो सिक्योर हैं ही नहीं। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स को एक तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स खेलने के लिए फिर सीआईए और आईएसआई के गठबंधन से खालिस्तानी मूवमेंट को पैदा करना पड़ा। ये दोनों उस वक्त से स्टार्ट हुए कोलैबोरेशन में। और आईएसआई को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, तो इसीलिए अगर आप आज सर्च कीजिएगा कि वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 खुफिया एजेंसी कौन है, तो आईएसआई है। आईएसआई है। पाकिस्तान का आईएसआई, सोच के देखिए सर, पाकिस्तान के भुखमरी से मर रहे हैं सब, 1971 और आईएसआई उनके मतलब होता है कि उनकी खुफिया एजेंसी के पास इतना पैसा है कि वो रैंक 1 पे बैठे हुए हैं और अपनी आवाम को भुखमरी से मरवा रहे हैं। उस वार के बाद ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स और आईएसआई मिलके एक तरीके से करने लग गए सपोर्ट पर, इधर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने लगे। तो अब पैसे का ट्रांसफर चाहिए होगा, तो पैसा ट्रांसफर कैसे होता था? बॉर्डर से पार होता था, ड्रग्स इधर, ड्रग्स वगैरह से सप्लाई होता था, फिर गन वगैरह खरीदा जाता था म्यांमार वगैरह के रूट से। यही सब जो आज चल रहा है, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार, इनके रूट से आता था गन वगैरह। और फिर पंजाब में फैलता है टेररिज्म, और टेररिज्म जब फैलता है तो भारत का इंटरनल सिक्योरिटी बहुत खराब हो जाता है। इसीलिए फिर यूथ को टेम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, मनरेगा और ये सब अलग, मनरेगा तो चलिए अभी रिसेंट है, उस तरीके से जवाहर रोजगार योजना, ये सब उसी समय ये सब चलाया गया ताकि यूथ को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, चैनलाइज किया जाए। यूथ एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए फिर वापस वही टॉपिक पे आते हैं, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट एक्चुअल में लोग करते क्यों है, उसका बेसिक मुद्दा क्या है? अगर मान लीजिए सिस्टम ढंग से काम कर रहा है तो यूथ क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अपने जिम्मेदारियों में नाकामी हुई तो है। सर बट जरूरी नहीं है ना कि सारे लोग आपके सैटिस्फाइड हो या आप सबको खुश कर सकते हैं। तो पेपर लेने में सरकार, हाँ राइट सर, ये चीज में हम तो जब लीक, अगर लीक हो जाता है पेपर तो लीक उसका हो बहुत और वो भी एक बार नहीं aspects सर, होता है। 2 बार, दूसरी बार था ये। दूसरी बार अगर हम नीट का बात करें तो 2025 में भी सर नीट पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी सेम इशू आया। तो आप एक बार नहीं सुधार पा रहे हो, लेकिन आप दूसरी बार वो तो हजारीबाग से ही लीक हुआ था। हाँ सर, झारखंड से, बिहार से, हजारीबाग, गुजरात के कुछ जेपीएससी के लिए भी लीक हो रहा है आजकल। जेपीएससी का भी तो पकड़ाया जी वहां जी पर। जी। हजारीबाग में सर ऐसा क्या है? सेटल लोग ज्यादा हैं। लेकिन अच्छा है हजारीबाग, ऐसा है कि हजारीबाग के बारे में हम ईस्टर्न इंडिया का सबसे अमीर आदमी आई थिंक हजारीबाग में है शायद, ऐसा हम बात कर रहे थे ना। कोई तो मछली पालन करता है। नहीं, वो ईस्टर्न इंडिया का नहीं है, वो अपने से सेल्फ मेड है। अच्छा, सेल्फ मेड। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल बहुत आ गया है सर। हजारीबाग एक खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह और एक ऐसा जगह है जो रिटायरमेंट शहर के लिए भी
और अब जो है काफ़ी डेवलप भी कर रहा है। और हज़ारीबाग काफ़ी फेमस है जेपीएससी जो है एग्ज़ाम जो है। जी जी जी। तो जेपीएससी में सर काफ़ी लोग वहाँ से क्वालिफाई करते हैं। जेपीएससी में हज़ारीबाग एरिया में काफ़ी स्टूडेंट्स जेपीएससी पहले वहाँ से लोग निकाले हैं। अब तो खैर हर जगह से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बट जेपीएससी से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहता है हज़ारीबाग एरिया से, खास करके सर वहाँ पे बड़का गांव है। बड़का गांव से काफ़ी ज़्यादा आपका रिज़ल्ट जेपीएससी में रहता है। तो सर खैर ये बात हुई हमारी प्रोटेस्ट को लेकर के। सर हम सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम कुछ डिफरेंट टॉपिक में चलते हैं, जैसे कि मैरिज। सोशोलॉजी आपका टॉपिक है सर। मैरिज जो है आज के डेट में सर लोग एक्साइटेड तो बहुत होते हैं शादी के टाइम पे। नॉर्मली हम तो देखते यही है कि सर फ़ोटो शूट कराएंगे, शादी करेंगे, शादियों में बहुत खर्चा करेंगे। बट सर क्या ऐसा रीज़न है फिर शादी जो है वो डिवोर्स में भी बदल जा रहा है, और केस भी आपको सुनने को मिल रहा है जो कि ब्लू ड्रम और आपका जो सर अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सर अगर मैरिज को बहुत ऐसा बहुत पहले जाकर समझा जाए ना कि मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत क्यों हुई होगी, तो नॉर्मली क्या होता था ना, पहले के ज़माने में जब ट्राइब्स थे, ऐसे ही जनजातियाँ रहते थे सब लोग, ग्रुप मैरिजेस ग्रुप में ही रहते थे, ग्रुप सेक्स होता था कि फॉर एग्जांपल हम सब ग्रुप में रह रहे हैं, 10 महिलाएं 10 औरतें 10 पुरुष एक साथ में रह रहे हैं, कोई किसी के साथ भी सेक्स कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहा है और सबके बच्चे सबके हैं, कोई अपना पराया किसी का नहीं। ऐसे ही होता था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, पहले जनजातियां ऐसा ही रहती थी। ये आप पॉज कीजिएगा, इससे थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहते हैं कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। एक थीसिस ये है, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये मेरा थीसिस है पर्सनली, कि एक थीसिस ये हो सकता है कि सबसे पहले अर्ली मैन्स रहा करते होंगे, या अर्ली वुमेन भी रहा करती होगी, मेन मीन्स नॉट मेन ओनली, अर्ली वुमेन भी रहा करती होगी। तो उस वक्त मेन को, जैसे आज हम रह रहे हैं एक कंपाउंड में, तो हमें पता है कि बारिश बाहर हो रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, जंगली जानवर वगैरह शहर से बाहर है, तो हमारे लाइफ को थ्रेट वगैरह नहीं है। लेकिन जब इनिशियल डेज होगा, जब अर्ली मैन हुआ करते होंगे, तो उनको नेचर से चैलेंजेस बहुत झेलना पड़ता होगा। तो अगर मान लीजिए आपको अपना फूड गैदर करना पड़ रहा है, फिर अकेले सो रहे हैं, तो क्या पता भालू अटैक कर दे, शेर अटैक कर दे, या एक तरीके से मैमल्स वगैरह कोई भी अटैक कर दे, तो आपको एक पार्टनर का जरूरत है। तो आपको एक पार्टनर का जरूरत होता है। तो होता ये होगा, शायद हुआ ये होगा, कि महिलाएं और पुरुष जब मिलते होंगे, जैसे मान लीजिए गैदरिंग हंटिंग करने जा रहे हैं, फूड गैदर करने जा रहे हैं, तो उस बीच सेक्स हुआ होगा, अचानक से बच्चे वगैरह हुए होंगे 9 महीने बाद, लेकिन मेल चला जाता होगा, वुमेन वहीं रहती होगी, लेकिन वुमेन को काफी दिक्कत हो रहा होगा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने में और फूड गैदर करने में। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए होंगे और बोले होंगे, आई विल बी द प्रोवाइडर एंड यू विल बी द केयर टेकर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा मैरिज का इंस्टीट्यूशन एक तरीके से, कि यहाँ से अचानक से स्टार्ट हुआ। फिर यही चीज होता है कि कभी भी रिलीजन जो बनता है वो पहले सोसाइटी डेवलप्ड हो जाता है और सोशल नॉर्म्स पे डेवलप्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज डेवलप्ड हो गए होंगे, इसके बाद अचानक से आया होगा रिलीजन, कि हिंदुइज्म पैदा हो गया है, या जोरास्ट्रियन पैदा हो गए हैं, इस्लाम पैदा बाद में हुए, उससे पहले क्रिश्चियनिटी पैदा हुए, लेकिन इससे पहले ये इंस्टीट्यूशन बन गया था। तो इसीलिए रिलीजन जब बना, तो रिलीजन में सैंक्शन दे दिया गया मैरिज को, और इसीलिए मैरिटल राइट्स रिलीजन से एक तरीके से सैंक्शन होते हैं, तो उसको सैक्रोसेंट बना दिया गया इंस्टीट्यूशन। तो हमेशा ऐसा बहुत बार हुआ है सर कि इन्होंने कुछ तो ऐसा बहुत भारी सा थीसिस दिया है, और मुझे पता है कि ये थीसिस के बारे में इन्होंने कहीं रिसर्च नहीं किया होगा, पढ़ाई नहीं की होगी। जैसे ही ये थीसिस देते हैं और मैं पीछे से ऐसा बोलता हूँ कि ये थीसिस इस इंसान ने दे रखी है, ऑलरेडी कोई ना कोई थिंकर रहता है, उसने ये थीसिस दे रखी होती है, और मुझे पता है इस थिंकर के बारे में ये इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इनका खुद का है ये, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें सर, तो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत दो पर्सपेक्टिव्स की बात होती है कि किस विचारधारा से हम सोच रहे हैं। एक विचारधारा ये है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप मैरिजेस हुआ करता था, और इंसान को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारा कुछ अपना है, कि फॉर एग्जांपल एक जानवर मारते थे, एक बड़ा सा ऐसा भालू मार दिया हमने, इतना उसमें कैलोरी है कि पूरा 100 लोगों का ग्रुप जो है वो 10 दिन तक खाएगा, दोबारा कोई आदमी मारने का हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज वाई सब का था। अब जानवर के मांस को बचा के नहीं रख सकते हैं क्योंकि खराब हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं था कि मेरा प्राइवेट होना चाहिए, मेरा अपना कुछ होना चाहिए, सबके साथ हिसाब से जी रहे थे।
पर एक समय कभी ऐसा आया होगा, जैसे नॉर्मली हम मानते हैं हिस्ट्री में जाकर 12,000 BC के आसपास में हम एक प्लेस्टोसीन पीरियड से हेलोसीन पीरियड पे आ गए, बर्फ पिघलने लग गई, आइस एज हुआ करता था, बर्फ पिघल गई तो धीरे धीरे सब नदियाँ बन गई, घास डेवलप हुए तो हमें क्या देखा कि वहाँ पर घास खाने वाले जंतु आ गया, हिरन आ गया, सिप आ गया, बकरी आ गई, गाय आ गई, ये सब धीरे धीरे आने लग गए। एंड लोगों को फिर अचानक से कभी ऐसा एहसास होगा कि अब ठहरते हैं, और ठहरने के लिए उन लोगों ने ऐसा जगह चुना जो नॉर्मली हमारा बेल्ट है, जो ईरान वाला बेल्ट है, इंडस वाली पाकिस्तान वाला बेल्ट है अपना। वहाँ पर क्या होता था कि खेती बाड़ी नेचुरली होती थी। अब खेती बाड़ी करने लग गए तो लोग रुकने लग गए तो धीरे धीरे खेती बाड़ी में जो अनाज होगा वो ज़्यादा ही होगा। तो अब मेरा ये अनाज मैं रख सकता हूँ, प्राइवेट हो गया ये मेरा, अब रख सकता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे क्या चाहिए कि हर चीज़ में मुझे अपना और पराया दिखने लगा। पहले हम क्या करते थे, ग्रुप मैरिजेस, कि हमें जो मर्जी जिसके साथ मन कर रहा है उसके साथ सेक्स कर लिया। पहले हमारा कुछ अपना नहीं हुआ करता था, अब मेरी ज़मीन भी अपनी होगी। जिस ज़मीन पे मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ वो मेरे साथ ही रहनी चाहिए, मैंने मेहनत की इस ज़मीन पे, ये मेरा होना चाहिए। दैट इज़ वाई मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद ये जो ज़मीन है वो मेरे ही अपने अंश को मिले, मेरे खून को मिले, मेरे बेटे को मिले। पर अगर मेरा बेटा की जो माँ है वो 5 अलग अलग मर्द की भी माँ है, 5 अलग अलग मर्द की भी बीवी है, मेरी साथ, क्योंकि ग्रुप होता था, सब सबके साथ सेक्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट इज वाई मैंने उस औरत को भी प्राइवेटाइज कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरा बच्चा पैदा करोगी, और वो बच्चा क्या करेगा, इस जमीन की रक्षा करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर की जमीन, हाँ, फिर उसके बाद मैरिज, क्योंकि अपनी करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए ना कि मेरा अपना हो जाएगा। यही मैरिज से फैमिली इंस्टीट्यूशन फैमिली बना। इंस्टीट्यूशंस बना। और फैमिली इंस्टीट्यूशन में अगर आप ऋग्वेद वगैरह सब में जाओगे तो ऋग्वेद वगैरह में मामा का बेटा, चाचा का बेटा के लिए भी एक ही वर्ड यूज हुआ है। यानी कि उस वे से सोसाइटी अभी तक सेग्रीगेट नहीं हुआ होगा। फिर लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो मामा के बेटे के लिए अलग नाम, चाचा के बेटे के लिए अलग नाम, भतीजा और भगना। तो ये सब जो यूज हुआ वर्ड, इससे ये पता चलता है कि अब फैमिली सेग्रीगेट हो गया, धीरे-धीरे अलग हो छत गए, के अंदर नहीं रह रहे होंगे, अलग अलग रह रहे होंगे सब। ये हो सकता है। शादी आजकल, आज के डेट में लोग शादी कर रहे हैं, बट फिर डिवोर्स रेट भी उतना ही ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? बहुत गजब की सर बात बताऊंगा। स्ट्रीट मतलब हो सकता है ये एंटी गवर्नमेंट चला जाए, बहुत लोग ऐसा मुझे अंधभक्त भी बोल देंगे, पर नॉर्मली क्या होता है ना सर, एक पूरा ऐसा अगर हम पूरा पिक्चर देखें पैटर्न में, कोई भी जगह पर कुछ सिविलाइजेशन आकर बसती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पहले रांची जो था वो ऐसा खाली पहाड़ हुआ करता था, कुछ लोग आए होंगे, बसे होंगे, धीरे धीरे और भी लोग आए होंगे और एक पूरा शहर बन गया होगा। इसको हम सिविलाइजेशंस बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। जहाँ पे भी सबसे पुरानी सभ्यता बनी है, जैसे सबसे पहली पुरानी सभ्यता हम मेसोपोटामिया को बोलते हैं, इंडस वैली को बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन को बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर ये सभ्यता बनी है, जिन लोगों ने वो सभ्यता बनाई थी उनका अस्तित्व खत्म हो गया आज के डेट में। जैसे ईरान को सर 15-20 साल लगे होंगे, पर्शिया जो था उसको 15-20 साल लगा होगा ईरान बनने में। पर्शिया जो था वो वहाँ पे लोग रहते थे जो जोरोस्ट्रियन धर्म फॉलो करते थे, आज कंप्लीटली इस्लाम हो गया। ठीक है, सीरिया, ठीक है, एक सूर्या नाम हुआ करता था उस शहर का, वो शहर था, वहाँ पे हिंदू गॉड पाए जाते थे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसको 50 साल में उसको इस्लामीकरण करवा दिया गया, खत्म हो गया पूरा सीरिया आज के डेट में। भारत में जो सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ था, हम नॉर्मली मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस धीरे धीरे का जब उनका पतन होने लग गया तो वैदिक सिविलाइजेशन उभरा। वैदिक सिविलाइजेशंस में कुछ लोग बाहर से आए थे, बाहर से का मतलब होता है कि सेंट्रल एशिया के आसपास से आए थे, आर्यंस जिनको हम बोलते हैं। इन आर्यनों के बारे में आज के डेट में हम अगर जीन तरासे ना कि आर्यंस कौन है, तो ब्राह्मण और भूमियार के डीएनए के अंदर में ये आर्यंस पाए जाते हैं, डायरेक्टली जीन मिल जाता है। तो अब इसीलिए अब सारी किताबें लिख रखी है ब्राह्मणों ने, तो इसलिए ब्राह्मण लोग ऐसा होता है कि उनके बारे में बुरा बुरा बोला जाता है। ये लोग जो बाहर से आए थे ना सर, ब्राह्मण हो गए या फॉर एग्जांपल अपर कास्ट हो गए, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय जो इनको बोलते हैं, ये अपर कास्ट जो थे, इन लोगों ने ये बसाया है, ये पूरा सभ्यता बसाई थी। इस सभ्यता को धीरे धीरे सोच के देखिए, 1000 साल कोई बाहर से आकर हम पे रूल करके गया, पूरी दिल्ली सल्तनत आई, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सब हम पे रूल करके चले गए। पर हम अभी भी राजपूत ऐसा है कि राजपूत, ब्राह्मण या अपर कास्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं समाज में। ऐसा नहीं कि इनकी ये खत्म ही हो गए, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सर मान के चलिए आपके पास, जैसे हम मानते हैं ना साउथ में एक संगम पीरियड बताया जाता था, वहाँ पे ना एक बुक है, शिलापदिक्रम नाम की किताब है। शिलापदिक्रम नाम की किताब में नॉर्मली बताया गया है कि अगर आप मतलब होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्यार इश्क मोहब्बत होता है। तो पहाड़ पे अगर प्यार इश्क मोहब्बत हो रहा है तो अलग होता है, रेगिस्तान में अलग हो रहा है, प्लेन एरिया,
प्लेन एरिया का मतलब है जहां पर खेती होती है। खेती होती है मतलब खेती ज्यादा होती है, ज्यादा होगी खेती तो मेरे पास पैसा बचेगा और मैं मेटेरियलिस्टिक इंसान हो गया, मतलब मैं अमीर हूं। जहां भी अमीरियत दिखी है वहां पर इंसानों के अंदर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कॉमन है। शिलापद्यक्रम में कर्नेगी की पूरी कहानी है। बैंगलोर चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे तो कर्नेगी की ऐसी मूर्ति खड़ी है, उसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गया था माधवी के साथ में। इतिहास है, 200 BC की कहानी है ये। इसका एक थ्योरी है, एक मिनट ये- बस पॉज करना हाँ, चाहते हैं। इसका एक थ्योरी ये है, फिलोसॉफिकल थ्योरी, कि इंसान क्या जब जरूरत सारी पूरी हो जाती है और इंसान जब शांत हो जाता है और उसके मटेरियल नीड्स से ज्यादा उनके पास इनकम आ जाती है, तो होता ये है कि इंसानों का, मर्दों का खास करके फोकस चला जाता है वाइसेस में, मतलब कि खराब कामों में, कुकर्मों में, जैसे कि शराब, एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ, शराब, सबाब और कबाब बोलते हैं हम उसको, ठीक है, कि इंसान को तीन सर चीज इसका मतलब जरूरतें पूरी नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल। जरूरतें पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर इंसानों के पास उनसे हद से ज्यादा आ गया, बर्बाद है वो। ये सर पूरे इतिहास सर इसी चीज पे लिखा हुआ है। सर डिसिप्लिन भी तो मैटर करता है। हाँ वही सर, डिसिप्लिन का मतलब सैक्रिफाइस। इंसानों के अंदर में कमियां होनी चाहिए, मर्द के अंदर में खासकर कमी जरूर होनी चाहिए। मर्द अगर फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मर्द पूर्ण हो जाएगा, तो फिर वो फिर ऐसे ही सर, वो हमेशा से इतिहास में ये लिखा गया है। बट आज के डेट में लड़कियां, मान लीजिए आपके ब्रेकअप होता है तो लड़कियां मूव ऑन कर जाती हैं, लड़कियां मूव ऑन कर सकती हैं, जो हमने सब नॉर्मली आज के डेट में हम जनरेशन में देख रहे हैं। बट सर लड़के जो है वो वहीं पे स्टक रहते हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पाते। और लड़के ज्यादा सर लड़के सर ऐसा होगा ना, बॉयज के बारे में, मर्द के बारे में अगर हम एक बात बताएं तो नॉर्मली आप सर एलिफेंट के बारे में जब मैं आपको बोलता हूं तो आपके दिमाग में एलिफेंट बन गया ना। इंसान नॉर्मली हमेशा से जिन भी चीज़ों के बारे में जानता है, समझता है, उस इंसान की पिक्चर वो बना सकता है। जिस चीज़ के बारे में उसको कमी है वो चीज़ उसको चाहिए। जिस भी चीज़ की कमी किसी के इंसान में होती है वो चीज़, उसी चीज़ के प्रति उसका झुकाव भी होता है। फिलॉसफी में नॉर्मली हम बोलते हैं कि मर्द खोखले होते हैं, मर्द के अंदर मर्दानगी नहीं होती है। 95% हार्ट अटैक मर्दों को ही होते हैं, इतने कमजोर दिल के होते हैं। औरतों को हार्ट अटैक नहीं होता होगा, कभी नहीं सुना होगा कि औरतों को, मतलब लगभग बहुत रेयरेस्ट औरतों को हार्ट अटैक होता है, इतनी मजबूत है। तो मूव ऑन अगर आप करेंगी, देखिएगा, मूव ऑन नहीं करेंगी प्रैक्टिकली सर। प्रैक्टिकली देखिएगा तो मतलब मर्द ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ सर, मर्द खोखले हैं। देखिए एक्चुअल में थ्योरी कहता है, एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है, कि जिसकी कमी इंसान के पास ज्यादा होती है, इंसान उसको दिखाने का ज्यादा प्रतीत करता है। एक गरीब पर्सन अपने आप को थोड़ा अमीर दिखाने का कोशिश करता है, अमीर एक अपने आप को हम्बल दिखाने का कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस चीज की कमी है। मर्द जो थे अंदर से बहुत कमजोर थे, इसीलिए मर्दानगी, इसलिए बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। नहीं, मर्दानगी दिखानी, इसीलिए मर्दानगी दिखानी दिखाने पड़ते। स्त्रियां अंदर से, स्त्रियां फिजिकली में भी हो सकती है, कमजोर हो सकती है, 90% वगैरह होती है। सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के डेट में सर प्रेगनेंसी जो पेन है हाँ, वो सर तो कोई भी मर्द मतलब झेलने physically का सोच ना- भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल कि हाँ, इट मींस कि हाँ मतलब कॉम्बैट फील्ड, तो वुमेन में भी कमजोर हो सकती, मे बी जी, बट इमोशनली दे आर वेरी 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 स्ट्रांग देन। राइट। और इसलिए सर लड़कों को यही सजेशन क्या होना चाहिए कि मूव ऑन अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए सर? सर रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, सफरिंग मेन को हमेशा झेलना चाहिए। सफरिंग बहुत जरूरी है, सफरिंग ही इंसान को निखारता है। सर मर्द को सर बहुत लोग दर्द उसमें ही- फिर नशा में सर आप नहीं। चले जाते हैं, या नहीं। फिर अल्कोहल, सिगरेट, या फिर आपके ड्रग्स, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए सर? क्योंकि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप जो है गलत चीजों में भी तो नहीं जा सकते। उस टाइम पे आप कैसे बचे? खुद को चैनलाइज करना होता है। हाँ। कैसे सर? उस टाइम पे तो आपको कुछ समझ आता नहीं है। हॉबी पैशन वगैरह जो होते हैं इसी वक्त काम आते हैं। अच्छा, मतलब आप अपने आप को इंगेज हाँ, कर ले अपने दूसरे आप को हॉबी engage में, करें। या फिर आप अपने आप को इंगेज दोस्त कर यार ले, जो बनाए रखने एक्टिविटी आपको चाहिए। अच्छा लगता है या जो करना आपको पसंद है उस चीज में आप अपने आप दोस्त यार बनाए रखनी चाहिए सर, हमेशा यही सब समय के लिए काम सर आते क्या हैं। मूव ऑन करने के टाइम पे जब आप मूव ऑन करते हैं तो दोस्त यार काम आते हैं या उल्टा मजाक उड़ाते हैं?
अगर मेल में देखिएगा तो मेल तरीके अलग हो सकते हैं, मजाक उड़ाने का उनका तरीका हो सकता है, पर इवेंचुअली यही चाहते होंगे कि किसी तरह ये बहुत कॉमन हो जाए इसके लिए, इसको बुरा ना लगे, यही हो सकता है तरीका बस। अगर मजाक में उड़ाते हैं तो एक तरीके से इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे कि हैं बार बार आप वही घाव को रिवाउंड रिविजिट करवा रहे हो, तो एक तरीके मैं अपनी सर बात पे वापस आता हूँ। ब्राह्मण ज्यादा मेटेरियलिस्टिक गेन होगा अगर, तो इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर करेगा। नॉर्मली सर हम सब ने देख रखा होगा कि जो अपर कास्ट है भारत में, उस अपर कास्ट ने पूरा इतिहास में नॉर्मली 2-3 ब्याह वो करते रहते थे। होता है ना कि हम हमेशा से आज भी याद रखते हैं कि मेरे दादाजी का 2 ब्याह हुआ था। आप भी सर नॉर्मली किसी न किसी को तो पहचानते ही होंगे जिनके घर में ऐसा दोस्त। अपर कास्ट के पास पैसा होता है तो वो 2-3 शादियां करता था, 2-3 शादियां करता था, तो उसके बाद बच्चे भी उसके होते थे। बच्चे होते थे इसीलिए कितने भी लोग बाहर से आ गए, लेकिन उन लोगों ने हमें कन्वर्ट नहीं कर, वो खत्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ये सब जो अपर कास्ट है इनको खत्म नहीं कर पाए वो लोग। 1955 में नेहरू जी आते हैं। 1955 में नेहरू जी ने स्पेशल मैरिज एक्ट निकाला, हिंदू मैरिज एक्ट निकाला। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में उन्होंने क्या किया कि बैन कर दिया कि एक इंसान एक ही ब्याह कर सकता है। लोअर कास्ट तो वैसे भी नहीं करते थे ब्याह, अपर कास्ट ही करते थे। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आज के डेट में ब्राह्मण 3% बचे, 2.5-3% के आसपास में क्षत्रिय बचे, 2-2.5% भूमिहार बचे। ये 3-3, 4-4% वाले लोगों को हम लोग माइनॉरिटी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का मतलब है जो अपर कास्ट है वो माइनॉरिटी होना चाहिए ना, हम लोग 3-4% है, और वो हम जो लोअर कास्ट है वो अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटीज इन व्हाट सेंस? न्यूमेरिक वैल्यूज में तो आप ज्यादा हो ना, हमेशा से ज्यादा थे। कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे तो वैश्य का मतलब ही विश्व हुआ करता था। विश्व का मतलब जन, बचे हुए लोग। आज भी 52%, 65% के आसपास में आप देखिए कि ओबीसी जन जो वही बैठे हुए हैं। कैसे आप माइनॉरिटी में? उसके बाद अभी देखिए माइनॉरिटी में, अपर कास्ट माइनॉरिटी में है, पर फिर भी डर नहीं है उनके अंदर। 3% होके भी 60% जमीन मालिक है। भारत का 60% जो जमीन है वो इन्हीं के पास है। फिर क्या करती है सरकार? आती है, ये स्टेट है सर, बोल रहे हैं ना सर, ये कुछ तो ऊपरी ताकतें हैं, जो ऊपरी ताकतें ये सारा काम करती हैं। अभी तो ठीक है मोदी जी हैं, हाँ, डीप स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, अभी तो मोदी जी हैं। उस समय तो नेहरू जी की गलती थी। अभी मोदी जी ने क्या किया? यूजीसी एक्ट जो निकाला था, जिसमें बोल दिया कि अगर अपर कास्ट के ऊपर में कोई भी ऐसा नहीं कि एसटी/एससी का केस लगा सकता था, कुछ भी कर सकता था। अपर कास्ट 3% हैं, लेकिन डरते नहीं है। इनके अंदर में डर कैसे लाया जाए? इनके ऊपर में वही यूजीसी एक्ट, इतना डर बनाया जाए केस का कि वो खुद माइनॉरिटी ऐसे दबे कुचले हो जाए। 3% नहीं है, डीप स्टेट खत्म किया जा रहा है। अपर कास्ट काउंट कीजिएगा तो 10-15% टोटल अपर कास्ट, जैसे ब्राह्मण 3% है, 3%, हाँ अलग अलग है, पर वही सोच के देखिए तो 10-12% है हम लोग। अच्छा सर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि ये सब डाइवोर्स रेट वगैरह बढ़ क्यों रहा है, मेरा इसमें? क्वेश्चन यही था हाँ। कि मान लीजिए अगर आपका डाइवोर्स रेट तो अब इसका बता रहे कारण क्या है? क्या ऐसा एक टाइम नहीं आ जाएगा कि जब लोग शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, अभी आ रहा है। बिल्कुल सर, शादियों में हम नॉर्मली हमें अपनी मानसिकता हटानी होगी कि शादी जो है आज भी 2 परिवारों का मिलन माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल वो तुषार शर्मा, क्या नाम था उसको लड़की का जिसने धक्का दे दिया? हाँ जी, महाराष्ट्र, हमारा पुणे में जो धक्का दे दिया, दिशा की क्या कुछ तो नाम था उसका, हाँ। सर वो उस औरत को क्यों उस बंदे से शादी नहीं करनी थी? क्योंकि अगर इंडिविजुअल चॉइस के साथ वो शादी करती ना, तो अपने जो केतन वगैरह क्या नाम था उसके साथ वो शादी कर सकती थी। पर इतना दबाया गया सोसाइटी ने, इतना कि 2 परिवारों का मिलन है, तुम अपना बोल नहीं सकती हो, कुछ कर नहीं सकती हो, एंड दैट इज वाई उस लड़की को अपनी फैमिली के सामने आवाज उठाने से बेटर उस इंसान को मारने लगा। किसकी गलती है? हमने तो सीधा बोल दिया कि ये महिला ने मार दिया इसे। सामने में तो महिला दिख रही है, कंधे पे तो महिला, हाथ में तो गन किसका है? महिला का, पर ट्रिगर कौन दबा रहा है? समाज। इतना प्रेशराइज किसी को आपने क्यों किया कि जो अपने मन की बात बोलने से पहले भी सोच रही है कि किसी को मार देना ज्यादा बेटर है, अपने मन की बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट ये हो सकता है कि अगर एक महिला जो है वो अपने पति को मारने तक मजबूर हो जा रही है और उसको पता है कि कल को पकड़ाएंगे, फांसी होगी और ये होगी, तो क्या वो अपनी फैमिली को कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी एट फर्स्ट इंस्टेंस में? पर उसको वही तो, उसको कैसा माहौल होगा उस फैमिली का कि वो बोल नहीं पा रही है, कैसा माहौल होगा सोच के देखिए। या इसका बोला होगा। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि कुछ सेलेक्टेड महिलाएं
बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, हाँ मतलब और दे वांट अ प्रॉपर सिक्योर फ्यूचर विद देयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि हम एक अमीर लड़के से शादी करते हैं, उसको मार देते हैं, जो प्रॉपर्टी आएगा मेरा हो जाएगा, फिर हम अपने जो एक्स लवर था या जो लवर अभी भी प्रेजेंट है उसके साथ एक सेटल लाइफ ये करेंगे। तो ये क्या मोरल करप्टनेस आया है सोसाइटी पे? ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि सर, ये आपको नहीं लगता सर कि ये सोशल मीडिया के कारण से? और ये भी बोल सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ अबला नारी ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन, ये भी डिमोलिश हो रहा है कि वुमेन आर हाँ, नाउ वुमेन अब अबला नहीं, हाँ वुमेन अब अबला नहीं रही सर। हाँ, ये वुमेन बात अब तबला बजा रही सर सोशल मीडिया का क्या रोल है इसमें? क्योंकि सोशल मीडिया में आज के लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें भी है, पॉजिटिव चीजें सोशल भी मीडिया है। नॉर्मलाइज कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। तो मान लीजिए कि एक दूर दराज बैठी हुई महिला है जिसके साथ सेम सिनारियो, सेम ग्रीवांसेस, सेम शिकायतें हैं, और वो देख रही है कि नहीं ये भी रिकोर्स लिया जा सकता है, और मूवीज वगैरह और ये सब जो मर्डर थ्योरी और ये सब होते हैं उससे इंस्पायर होके सोशल मीडिया ने इंसानों को सर ना थोड़ा ऐसा परफेक्शनिस्ट बना दिया। इंसान परफेक्ट ही तो नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं परफेक्शनिस्ट पे? मतलब एकदम परफेक्ट आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, परफेक्ट बॉयफ्रेंड होना चाहिए, परफेक्ट गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, फैमिली परफेक्ट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? इस बात पे भी होता है कि हमारा जो कपल रिलेशनशिप है वो एक तरीके से इंस्टाग्राम स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है जी, तो लोग डिल्यूजन में रह रहे हैं। ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा गलती है सर। सोच के देखिए कि मैरिज हमारे धर्म में हमेशा से होता नहीं कि वो 7 पुश्त के रिश्ते रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली हम क्या बोलते थे, स्ट्रेट लाइन और सिंगल लाइन। हाँ, कि मतलब हमेशा से कि एक बार आपकी शादी हो गई तो धीरे धीरे आपका पूरा 7 जन्म आप उन्हीं के साथ रहेंगे। इस्लाम में मैरिज क्या था? कॉन्ट्रैक्चुअल था। इस्लाम में ऐसा था कि आपकी जब शादी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जाएगा, एक बस सामने से औरत साइन करेगी, फिर मर्द साइन करेगा, और फिर दोनों कबूल करेंगे, शादी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो डिवोर्स या फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं कि तलाक हो गया। हिंदू धर्म में कभी भी तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हिंदू धर्म बहुत पवित्र था, मतलब ऐसा कि शादी हुई तो 7 जन्मों का रिश्ता है। फिर से अगेन मोदी जी, हिंदू मैरिज एक्ट में इन्होंने क्या, मोदी जी नहीं, नेहरू सॉरी नेहरू जी, मोदी जी, वो गलती आ जाता है। मोदी जी बार बार हर चीज को नेहरू का नाम लेते हैं। नेहरू जी बोलते हैं मोदी जी बार बार नेहरू जी का नाम ले लेते हैं, हम लोग उनका नाम ले, नेहरू जी। 1955 में ये जो हिंदू मैरिज एक्ट निकाला, इसमें एक तो इन्होंने कर दिया कि ठीक है आप एक शादी कर सकते हैं, दूसरा आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। एक औरत के अंदर में कभी ये भावना थी ही नहीं कि मैं दूसरे पति की भी हो सकती हूँ। लेकिन अगर आप बोलिएगा वैसे तो डाइवोर्स एक तरीके से बहुत अच्छा मूव भी था, लेकिन फिर वही चीज होता है, हर पहलू के एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी पीड़ित जो महिलाएं एक तरीके से घरेलू हिंसा की शिकार थी, डोमेस्टिक दहेज वायलेंस उत्पीड़न की शिकार थी। जी। तो एक तरीके से डाइवोर्स अगर आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, आपके ससुराल वाले, सास ननद, पति एक तरीके से मार रहा है या जीना ये कर दिया है बिल्कुल मुहाल, तो एक तरीके से वुमेन के पास लीगल रिकोर्स था कि नहीं, आई कैन एंड द मैरिज एंड आई कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। पर फॉर एग्जांपल कि लेकिन फिर वही पहलू होता है कि किसी चीज के नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड ये है कि डाइवोर्स को लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। और अगर आप लॉन्ग विजन से देखिएगा तो किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए फैमिली एज अ बेसिक, जैसे होता है ना, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हम बनते हैं। इसी तरीके से समाज का जो सबसे बेसिक जो सेलुलर ऑर्गन होता है वो होता है फैमिली। फैमिली बनता है मैरिटल इंस्टीट्यूशन से। अब जिस देश में मैरिज और बर्बाद हो जाएगा, मैरिटल इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएगा और डाइवोर्स एक तरीके से नॉर्म बन जाएगा, वो समाज इन लॉन्ग टर्म एक तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। इसका प्रॉपर एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर आप साउथ कोरिया जाइएगा या फिर जापान जाइएगा तो वहाँ TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, एक तरीके से 1 से बिलो हो गया है, 0.68 या 0.8 वगैरह हो गया है। अब ये आने वाले 25 साल 20 साल में टोटली कोलैप्स कर जाएंगे। अब लैंड तो रहेगा, तो होगा क्या कि इधर से अफ्रीका वाले या फिर जितने भी अरब कंट्री वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो आके कॉलोनाइज कर लेंगे, और कॉलोनाइज कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म पे वही लोग एक तरीके से लोकल पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो आपका जब फैमिली इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गया तो आप एक तरीके से पूरा समाज ही खत्म हो गया, वो सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता ही समाप्त हो जाएगा। अगर डाइवोर्स समाज में एक कहावत बोलते हैं कि अगर आपको किसी सोसाइटी को खत्म करना है
वहाँ की औरतों के दिमाग में आज़ादी की मांग डाल दीजिए। कोई तो बहुत रेडिकल पेट्रियार्कल आदमी था, मेरा नहीं है ये, ठीक है, किसी ने सर को कमेंट पे गाली पड़ता है। ऐसा किसी ने तो बोला था कि अगर आपको कोई समाज खत्म करना है, एक औरत के दिमाग में डालिए कि आपकी एक फैमिली से ज्यादा भी हो सकती है। इसी बात पे याद फैमिली आया, इंस्टीट्यूशन खराब हुआ, समाज खत्म। इसी बात पे याद आया कि अगर आप अब साइकोलॉजिकल डेप्थ में देखिएगा, तो अगर मेन जब कमाता है, एक मर्द जब कमाता है, तो उसका सबसे बेसिक सा ये रहता है कि अब मुझको अपना परिवार बढ़ाना है या अपने घर पे खर्च करना है। महिलाएं जब कमाती है तो महिलाएं का सबसे पहला बेसिक Independent होना है। थॉट होता है कि इंडिपेंडेंट बन जाना है। तो ये जो इंडिपेंडेंट बन जाना होता है, इससे एक अमेरिकन कंसेप्ट आता है इंडिविजुअलिज्म, कि खुद पे ही फोकस करना। भारतीय सभ्यता जो 5000 5,500 साल से चलता है, वो कलेक्टिविज्म पे फोकस करता था, कि सिर्फ खुद का नहीं देखना है, अपने साथ नैतिक जिम्मेदारियां लोगों के, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर जगह आपका एक दायित्व होता है, तो हर जगह आपको फोकस करना होगा। अब जहां इंडिविजुअलिज्म फॉलो हो रहा है, तो वहां होता ये है कि महिलाएं जब मटेरियलिज्म में चली जाती है और ये इंडिविजुअलिज्म में चली जाती है और फ्रीडम में चली जाती है, तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है। जब सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है तो फिर एम्पैथी नहीं रहता है दिमाग में। सर अगर हम सोसाइटी का बात करें और हम जितने भी टॉपिक्स पे भी बात कर रहे थे, आपके अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशन क्या सही है या गलत है? और अगर सर सही है तो फिर आप उसके बारे में बताइए कि क्यों है, और गलत है तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए कि क्यों गलत है। तो लिविंग के बारे में सर अगर बात करें तो लिविंग कोई फॉरेन कल्चर नहीं है सर, ये हमारा खुद का भारतीय कल्चर है। सर भारतीय कल्चर लिव इन क्या एक्सेप्ट करता? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम भारतीय कल्चर में बहुत पुराने समय पे जाएंगे, आज के डेट में भी जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो ट्राइबल्स एक प्रैक्टिस फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेट्री कल्चर। डॉर्मेट्री कल्चर में क्या होता है कि जैसे ही जनजातीय लोग जो होते हैं, ट्राइबल्स लोग एक एज पे आते हैं, तो सारे युवा लोगों को, लड़के और लड़कियां, सबको एक छोटे से एरिया में भेज दिया जाता है, यूथ हाउस जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पर वो लोग हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, अपनी संस्कृतियाँ समझते हैं, और समझते समझते एक मर्द एक औरत के साथ में कंपैटिबिलिटी टेस्ट करता है, और अगर वहाँ पर उनका बन जाता है तो वो आकर ब्याह कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे भारत में आज भी होता है। पहले तो सर ये मानसिकता है समाज की कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे नॉलेज से परे है, हमें लगता है कि हमारी नहीं हो सकती है। हमारी क्यों नहीं हो सकती है सर? इंडिया को हम नॉर्मली बोलते रहते हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन। इंडिया डेवलपिंग क्यों है? इंडिया इज़ अ रीडेवलपिंग नेशन। इंडिया डेवलप था एक समय पे, वो 1000 साल उन लोगों ने पता नहीं क्या ही सर, कुछ तो इधर उधर हो गया हमारे भारत के साथ, उसके बाद दोबारा से भारत डेवलप कर रहा है, रीडेवलप कर रहा है भारत। एंड उस रीडेवलपमेंट में अगर फॉर एग्जांपल हमें यूथ की, बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि यूथ की एनर्जी चाहिए, यूथ की एनर्जी कहाँ से आएगी अगर आप यूथ को वही नहीं करने देना चाह रहे हो जिससे वो क्या हो, संतुष्ट हो जाए। सबसे पहली संतुष्टि जो होती है एक पुरुष को एक महिला से मिलती है। यौन संबंध सर ऐसा एक अलग से, अवध ओझा सर साहब बोलते हैं कि यौन संबंध अलग ही मतलब मधुर प्रक्रिया है। क्या ही मतलब गजब की प्रक्रिया हो जाती है। उस प्रक्रिया के बाद अगर कोई पुरुष संतुष्ट होता है तो उस संतुष्टि, और एक महिला अगर उससे संतुष्ट होती है, तो इस संतुष्टि के बाद वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लेगा, क्योंकि घर पे सुखी है वो इंसान। घर पे हम सुखी उसको होने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बेटे के लिए बहू नहीं चाहिए, हमें अपने बेटे के लिए बीवी नहीं चाहिए, हमें अपने लिए बहू चाहिए। और अपने लिए बहू हम कैसे ला सकते हैं? अपने मर्जी की आनी चाहिए। ये सोच के देखिए सर, वो शादी ब्याह में सर ऐसा हो गया, बुआ वगैरह जो होती हैं वो चलवा के चेक करवाती हैं कि चप्पल खोल के चेक करो फ्लैट फुट है कि नहीं तुम्हारा। अरे आर्मी में दौड़ने जा रही हैं क्या? फ्लैट फुट चेक करेंगे हम लोग? अंगूठा ऐसे ऐसे करके कहती है कि उंगली दिखाओ तो बराबर है। उंगली बराबर होती है क्या सर? उंगलियां कब से बराबर होने लगी? इस तरीके से महिलाएं अपनी बहुएं सेलेक्ट करती है कि उनको हर वो जगह पे नापा चौका जा सके। और जब कोई पुरुष आकर बोलता है कि मुझे एक स्त्री पसंद है और मैं उसके साथ में लिविंग में रह रहा हूँ और मैंने कंपैटिबिलिटी चेक कर रखी है, तो यहाँ पर ये जो महिलाएं जो घर में आपके साथ बैठी हुई है, जो सास है, जो मम्मी है, ये सारे के सारे लोगों को लगता है कि हमारी अथॉरिटी पे एक तो डिसीजन लेने का मौका मिला था। ऐसा ही मर्द समाज जो है हमको कोई डिसीजन लेने नहीं देता है। एक समय मिला हमको कि हम डिसीजन ले सके, उसमें भी बेटे ने क्या बोल दिया कि हम अपना खुद लेंगे। सर औरतें ना औरतों से ही परेशान है। इसको हम नॉर्मली एकेडमिक टर्म्स में पैट्रियार्कल बार्गेन बोलते हैं।
सर औरतों को सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करता है ना तो वो औरतें ही करती हैं, सास करती है, मम्मी। बचपन से किसी लड़की को कितना बोलना चाहिए, पापा के सामने आवाज उठानी चाहिए कि नहीं, कपड़े घर पे कैसे पहनने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है मम्मी सिखाती है, पापा थोड़ी सिखाते हैं, मम्मी सिखाती है। जी। अब समाज में हम बोल देते हैं कि पैट्रियार्कल समाज है, पैट्रियार्की ने तो कुछ किया ही नहीं। ससुर को दिक्कत भी होती है तो सास को ही बोलता है कि देखो इसको समझा, घूंघट इसका दिख नहीं रहा है। समाज ऐसे अजब अजीब तरीके से बंधा हुआ है ना कि सर उसमें हम एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को लेकर कि लिविंग सही है कि नहीं, मैरिज के लिए सही है कि नहीं, ये हम नहीं देख सकते हैं। हमें बदलना होगा तो पूरा बेस बदलना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पैट्रियार्कल समाज क्या होता है। सिंपल सी बात है सर, अगर हम तीनों बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं और हम लोगों को यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और कोई स्त्री आकर यहाँ खड़ी हो जाएगी तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बोलेंगे हम चाहेंगे कि ये महिला जो है वो यहाँ नहीं रहे, उसको हम बोलेंगे जाओ रूम में जाकर बंद रहो, बुलाएंगे तुमको। 2000 साल हो गए उनको रूम में बंद ही रखे हैं, क्योंकि हमें मजा आ रहा है दुनिया चलाने में। और अब जब उनको एहसास हुआ है कि हम तो बहुत दिन से बंद है कमरे में, तब बाहर निकल के बोल रही हैं कि हमको इस समाज से हमको भी हिस्सा बैठाओ, हमको भी बैठाओ, हमसे भी बात करो। जी। मर्द लोग जब ट्रिप पे हम जाते हैं तो क्या हुआ, पैट्रियार्कल ट्रिप हो गया। पैट्रियार्की का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, और पैट्री का मतलब होता है मर्द। मर्द डिसीजन लेते हैं तो पैट्रियार्की हो गई। अगर फॉर एग्जांपल आज के डेट में हमने क्या देखा है सर, औरतें ज्यादातर कहाँ दिख जाती है, ग्रुप में मॉल जाती दिख जाती हैं, औरतें ग्रुप में पब जाती दिख जाती हैं। ये सारे के सारे औरतें अगर ग्रुप में कहीं भी जा रही हैं तो अब बैठारी किनकी हो रही है, औरतें की हो रही है। उनके ग्रुप में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो महिलाएं ही करेंगी। अब धीरे धीरे ये मैट्रियार्कल समाज बन रहा है। इट इज जस्ट कि आप घर से बाहर निकलिए। हम मर्द पहले घर से बाहर निकलते थे, मर्द ही मिलते थे, अपने सहूलियत के लिए हमने क्या बना दिया, अपने हिसाब से समाज बना दिया। औरतें बाहर निकली ही नहीं। हाँ ठीक है, उस पर अलग डिबेट हो जाता है कि हमको निकलने नहीं दिया, ठीक है, बहुत आजकल चल रहा है सर। एक बोलते हैं कि हमको पानी नहीं पीने दिया कुएं का, तो कुआं अपना तक खोद देते, हाथ है कुल्हाड़ी है, खोदो अपना, मतलब तुम्हारे पास इस पे ये बात चलती है कि खास करके जो लोअर कास्ट है उनका क्लेम रहता है कि हमें पानी नहीं पीने दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया। तो अगर लॉजिकली देखिए तो जो अपर कास्ट थे उनके कुएं खोदते कौन थे, लोअर कास्ट। तो जब अपर कास्ट के कुएं खोद सकते थे तो अपने गांव में, अपने एरिया में अपना कुआं खोद लेते, पानी अवेलेबल हो जाता। हाँ वैसे बात है सर, मतलब सोचिए देखिए कि अम्बेडकर साहब ने बोला कि अम्बेडकर, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हमको पढ़ने नहीं दिए तो रिजर्वेशन दो हमको, यही बोलते हैं ना कि हमको आप लोगों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया इसीलिए हमको रिजर्वेशन चाहिए। अम्बेडकर साहब को भी नहीं दिया था हमने, पर फिर भी पढ़े ना, वो गेट के बाहर बैठा के पढ़ाए, लेकिन पढ़े तो, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा ये कि हमने उनको अधिकार नहीं दिया, 75 साल से दे रहे हैं ना, 75 साल से हमने आपको हर वो अधिकार दे रखा है। अब जो इसी बात का अगर हम लोग सर बात करें रिजर्वेशन का, जो अभी सर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका, रिजर्वेशन हटाओ, या फिर बहुत सर जैसे कि अभी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंटली, उसके बाद सर रिजर्वेशन हटाओ का भी एक सर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया में सर उसका भी देखिए रिजर्वेशन एक्चुअली लाया गया था कि जो डिप्राइव्ड समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको किसी तरीके से आगे लाया जाए। तो आगे लाया जाए तो एक तरीके से उसको लैडर प्रोवाइड किया जाए, पुश प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो बाकी सामान्य जनताओं के साथ एक तरीके से इक्वालिटी कर सके। अब इन्होंने जैसे बात किया कि अम्बेडकर मेहनत कर लिए, बाहर रह के कर लिए, लेकिन रिजर्वेशन जरूरी है, एक जरूरी है, मानता हूं, मैं भी मानता हूं। एक हद तक इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जाओगे तो जो लोअर क्लास होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं, उनको बहुत पिछड़ापन है। लेकिन अब रिजर्वेशन 75 साल पे वो एक्टिव ड्रीम नहीं ले पाया जो हमारे फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशन में सोचे होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वेरियस डिसीजंस बार बार इस बात पे रीट्रेट करते रहते हैं कि अब इनके एक तरीके से क्रीमी लेयर लाया जाए। क्यों? क्योंकि अब रिजर्वेशन में अगर आप जाओगे जाटव में या कोई और कास्ट, वाल्मीकि में जाएंगे, जाटव में, पासी में अगर जाते हैं, 80 में मैक्सिमम रिजर्वेशन वगैरह जाटव कब्जा कर लिए, ओबीसी में कर लिए कुशवाहा समाज और यादव समाज एक तरीके से। तो ये लोग लैंडेड क्लास हो गए हैं, और एक तरीके से आप देखिएगा कि जो आईएएस बन गए उसी के बेटे आईएएस बन रहे, उसी के बेटे आईएएस बन रहे दलित में ही। तो जो डिप्राइव्ड समाज है, जो लिटरल दलित बस्ती में रह रहा है, या जो लिटरल ओबीसी समाज है, या जो भी समाज है, एसटी समाज है, वो एक तरीके से वंचित रह जा रहा है। तो इसीलिए अगर रिजर्वेशन है
और कंटिन्यू करना है तो उस पे एक तरीके से क्रीमी लेयर लाना कंपल्सरी। मेरा एक सिंपल सा एक सवाल था, मान के चलिए कि सर रिजर्वेशन देने का तरीका जो है ये बोलते हैं कि हम सोशली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देते हैं। सोशली बैकवर्ड का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको समाज में आपसे आपकी बहुत अवहेलना की है, आपको समाज का बनने नहीं दिया, दैट इज वाई आपको एक कंपनसेशन देना चाहिए और उस कंपनसेशन में आपको भी बढ़ने का हक होना चाहिए। रिजर्वेशन का बेसिक मतलब यही। सर मान के चलिए कि अगर हम इस बात पे आए कि रिजर्वेशंस अगर सामाजिक वैल्यूज पे दिए जाते हैं, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1950 में बना और आज के डेट में लगभग हम 75-76 साल की बात कर रहे हैं, 75-76 सालों में सामाजिक रूप से मैंने लगभग नहीं देखा है कि किसी को कोई पिछड़ा बोले। जैसे फॉर एग्जांपल एक समय जरूर था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है बहुत कास्ट को लेकर। मेरे गांव में एक मेरे पापा के मित्र हैं और वो जो थे ना वो एससी समाज से आते थे और हमारे गांव में एक ही स्कूल है ब्रह्मा उच्च विद्यालय बोलते, 10th तक वहीं पे पढ़ाई होती है। उस 10th के जो प्रोफेसर थे ना, जो हेडमास्टर थे, ब्राह्मण थे, और वो उस बच्चे को ना उल्टा लटकाकर अमरूद के पेड़ पर टांग के मारते थे कि तुम पढ़ते क्यों। तो एट्रोसिटीज तो हुई है, ये आजादी के बाद की बात हो रही है, एट्रोसिटीज तो हुई है। फिर भी वो आदमी जो है उस मेरे पूरे गांव में अगर कोई इंसान मैथ पढ़कर पास हुआ है तो उन्हीं के बदौलत हुआ है। मैं भी मैथ पढ़कर उन्हीं से पास हुआ, फिर भी उस बिना रिजर्वेशन से आगे बढ़े। सरकारी नौकरी नहीं ली उन्होंने, पर फॉर एग्जांपल सरकार सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देती है, पर आम जगह क्या है, जैसे इस इंसान की जो मैं बात बता रहा हूँ, बालेसर सर नाम है उनका, बालेसर सर जो है ये इन्होंने तो सरकारी नौकरी का एग्जाम भी नहीं दिया। बालेश्वर सर को सर अब ढूंढेंगे लोग। इनको तो कभी किसी ने सरकारी नौकरी का इन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया, फिर भी आज पूरे गांव में सबसे होता है ना, सबसे रिस्पेक्टेड आदमी है कि हम भी अगर गाँव जाते हैं सामने से दिख जाते हैं तो हम पैर छू के प्रणाम करते हैं। ऐसी समाज के हैं, पर फिर भी हम प्रणाम करते हैं क्योंकि गुरु है, शिक्षक है, टीचर है, आज उनके बदौलत यहाँ पर है। अब तो नहीं हो रहा है, नहीं अभी भी अब होता तो है। समाज के हिसाब से अब मुझे भी ऐसा होता लगता है कि अब तो नहीं, नहीं। समाज के में ये इतनी सारी चीजें नहीं हो रही है, फिर किस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं अब भी होता है। अगर यूपी के कुछ गांवों में जाएंगे तो आज भी जो दलित होते हैं उनको जब बारात निकालना होता है हाँ ठीक तो है, घोड़े में बैठने नहीं दिया हाँ जाता हाँ, है। सरकारी नौकरी से बहुत दूर दूर तक रिश्ता है। आपको या तो सरकारी नौकरी पे लग पुलिस लो हमसे। प्रोटेक्शन पे वो घोड़े पे बारात निकाल रहे हाँ हैं। वो ठीक है, क्यों? क्योंकि अपर कास्ट वाले कॉलोनी से अगर जा रहे हैं तो एक तरीके से उनका एक मान सम्मान हट हो रहा है, तो वो लोग वायलेंस। हाँ वो हम समझ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सर अपर कास्ट के साथ अपर कास्ट एट्रोसिटीज करते हैं लोअर कास्ट पे, और उसको बहुत अलग अलग तरीकों से बताया दिखाया जा सकता है। जैसे एक तरीका हो गया कि घोड़े पे चढ़ने नहीं देते हैं, ऐसा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पर क्या घोड़े पे चढ़ना और रिजर्वेशन डिमांड करना दोनों सेम बात हो सकती है? रिजर्वेशन हम सरकारी नौकरी में डिमांड करते हैं, कोई इंसान ऐसा आके नहीं बोल सकता है कि हमको सरकारी नौकरी में आप हमको रिजर्वेशन दीजिए क्योंकि हमारे दादाजी को कभी किसी को ने घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया था। क्या लॉजिक है? घोड़े पे चढ़ना इज बिल्कुल डिफरेंट टर्म, और एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन लेना बिल्कुल अलग हो सकता है। बट सोसाइटी में यही तो पिछड़ापन आ गया कि उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया मेन सिस्टम में। हाँ। ये हो गया प्रो रिजर्वेशन की लिटरली समाज में उनके साथ जातीय हो रहा है, तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन जैसे आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे चलता है कि जितनी जिनकी आबादी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये एक तरीके से कंटेक्चुअली गलत हुआ है। थ्योरेटिकली क्यों गलत है, अब इसका बहुत लॉजिकल एग्जांपल दे रहे पास्ट से जाके। जब सनातन सभ्यता बन रहा था, जब वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड आया, तो हिंदू धर्म को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। हाँ। पढ़ाई का जिम्मेदारी था सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को, हाँ। लड़ाई का जिम्मेदारी था क्षत्रियों में, बाकी ये खेती बाड़ी और एक तरीके से व्यवसाय वगैरह ये सब बाकी वैश्य और शूद्र और दलित, इन तीनों को एक तरीके से सर्व करेंगे, शूद्र वगैरह। तो उस वक्त रिजर्वेशन ये सिस्टम था कि लड़ेंगे कौन, केवल और केवल क्षत्रिय। तो एक तरीके से आप 100% रिजर्वेशन लगा दिए। तो आप जब अपनों तक में लड़ाई था, यानी कि दलितों को उत्पीड़न करना था, वैश्यों को उत्पीड़न करना था, तो आप बहुत काबिल थे और आपने गुलाम कर दिया भारत को एक तरीके से, या उन वर्णों को गुलाम कर दिया। लेकिन जब मेरिट आया, मेरिट इन सेंस कि ग्रीक आए, शाकाज आए, हुन्स आए, ये लोग आए, तो आप तुरंत हार गए और भारत गुलाम बन गया। तो मेरिट एक तरीके से रिजर्वेशन पे जीत पाया। इसके बाद फिर सेकंड फेज पे आ जाइए, फिर आए राजपूत, ये क्षत्रिय से बन गए राजपूत वगैरह।
तो पृथ्वीराज चौहान का राज था और बाकी लोग जयचंद वगैरह का राज था। उस वक्त इंडिया के पैरेलली एक अरब पेनिनसुला पे ट्राइब रहा करते थे। ट्राइब को जोड़ दिया मोहम्मद प्रोफेट और एक तरीके से उन ट्राइब को बोल दिए एवरीवन आर इक्वल। तो अब मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किए। फिर वहां पे सुन्नी वो लोग हुए, मतलब सुन्नी में लीडर वो हुए जो मेरिटोक्रेसी वाले थे। तो इसीलिए ईरान ये क्या बोलते हैं इस्लाम अचानक से एक्सपैंड कर गया और 712 AD में हमारा सिंध एक तरीके से कब्जा हो गया, कॉलोनाइज हो गया। तो फिर मेरी टाइप तो हमारे रिजर्वेशन जो कि फाइटिंग कर रहे थे कौन, ये राजपूत, उनको हरा दिया और भारत फिर से गुलाम हो गया एक तरीके से। तो एक तरीके से जो मेरिट सिस्टम होता है वो लॉन्गेटिविटी में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। क्या पता आज पेपर लीक हो रहा है जो, क्या पता आज ब्यूरोक्रेसी में सरकारी ऑफिस अगर आप जाइए आपका विदाउट कनेक्शन काम नहीं होता है, विदाउट करप्शन काम नहीं होता है। तो क्या ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी या फिर क्या पता ये पेपर लीक या तरह तरह के कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीवरेज साफ नहीं कर पा रहा, बारिश हो रहा है, सभी को पता है कि बारिश अगर ज्यादा होगा तो पूरा रोड जल जमा होगा, फिर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लानिंग वगैरह नहीं कर पा रहा। तो ये क्या विजन, एक तरीके से लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी के कारण इंडिया सफर कर रहा है। तो एक तरीके से रिजर्वेशन इज अ ड्रैग कह सकते हैं आज के डेट में आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको सोशली इंपावर्ड करना है तो एक लेवल तक कीजिए कि 20% 10% दीजिए, लेकिन आप 70% 80% 90% का जितनी आबादी उतनी उनकी हक, ये टोटली एक तरीके से कंसेप्ट अभी बिहार में क्योंकि फिर वही है कि जो मेरिट वाले होंगे कल को वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कॉलोनाइज कर देंगे। इसका एक और एग्जांपल देते हैं कि पेशवाई ने जो मराठा लोग थे उन लोगों ने एक तरीके से महार जो जाती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जाती है, उनको अलाउ नहीं किया था कि यू आर इंफीरियर क्लास तो यू कैन नॉट बी इन आवर सोल्जर्स। अब उनको सेंटिमेंट पे हर्ट हो गए। इधर 10,000 12,000 आए थे और इधर ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में आए ये लोग, महार लोग थे और 2,000 महार थे। इन्होंने 10,000 12,000 पेशवाई लोगों को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं तो वॉरियर मेरिटर टैलेंट होंगे ही। अगर क्या पता आप इनके टैलेंट को चैनलाइज करते तो क्या पता इस्लामिक इन्वेजन ही नहीं होता फर्स्ट इंस्टेंस पे। क्या पता कभी शाकाज हुन्स वगैरह कोई आते ही नहीं, कुशन्स वगैरह। तो एक तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया को गुलाम रखा है 2,000-1,500 सालों तक। सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सर आपको क्या लगता है कि जो हमारा रिजर्वेशन का जो हमारा अभी प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर अभी स्टार्ट होगा, जैसे भी हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन है या आपको? सर रिजर्वेशंस के बारे में अगर हम कितनी भी बातें जेन्युइन डिमांड है। सर हम अगर कितनी भी बातें कर ले रिजर्वेशंस को लेकर, रिजर्वेशन को नॉर्मली ऐसा बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने रिजर्वेशन को छूने की कोशिश की उसकी कब्र खुद जाएगी, खत्म हो जाएंगे वो। कभी ये वापस हो ही नहीं सकता है, अब नहीं हो सकता है। नहीं वापस हो सकता है, मतलब until and unless 370 जैसा कोई काम करते हैं। नहीं 370 नहीं, लोगों को जाके समझाना होगा। ये फिर वही चीज है कि आपको इनको एक्चुअली रिजर्वेशन सबसे पहले आपको क्रीमी लेयर पे करना होगा। हाँ, धीरे-धीरे लोगों को आदत छुटानी होगी, करना होगा। या फिर आप दूसरा ये कर सकते हैं, सिंपली आप प्राइमरी स्कूल से लेके एकदम हायर PhD तक गवर्नमेंट फंडेड कर दीजिए कि आप फ्री पढ़ो। हाँ फ्री पढ़ो, सब फ्री बाकी सारे टैलेंट मेरिट बेस पे होंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि सारे लोगों को प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल बंद करके एक अमीर का बेटा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, इलाज हो? अगर यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो एलिमेंट्री स्कूल होता है शायद 8 क्लास तक, वो हर कॉलोनी में सबको इक्वल राइट मिले। सर बेसिक राइट है ना, एजुकेशन, बिल्कुल, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी। सरकार अगर सर गवर्नमेंट के भी लोग, ऑफिसर्स के भी बेटे, मंत्री के भी बेटे और एक बिजनेसमैन के बेटे और एक गरीब का भी बेटा, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन का भी बेटा, अगर ये तीनों चीज यूज कर रहा है, एजुकेशन, मेडिकल और ये सारे चीज, तो आपको नहीं लगता वो इम्प्रूव होगा? बट सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नजर भी है।
मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल, हमारा आज साइंस इतना बेहतर है, मतलब मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स इतने बेहतर है हमारे बिल्कुल। स्टेट में या फिर देश में मेरा कि आपका personally- प्राइवेट से आप बीट कर पाए। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर एक स्टेट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रह रहा है जो कि सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, और अगर आपको पानी का बोतल खरीदना पड़ रहा है तो वो टोटल एंड टोटल सरकार का फेलियर है। सरकार को ये सब बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना यही चाहिए। चीज तो सरकार गवर्नेंस होता है। जी सरकार का मतलब नॉर्मली सोच के देखिए सर कि अगर हम सर, लेकिन हम 75 साल 76 साल के बाद भी आज यही बेसिक नीड्स पे बात करते हैं, तो क्या सही लगता है? वही तो सर, बिल्कुल भी मतलब कहाँ जा रहा है हमारा देश? आज ही रांची में इतनी बारिश हुई है, जी। पूरी जगह लालपुर वगैरह पे जाके देखिए क्या हालत है। और जब भी पानी सोचिए देखिए वगैरह सर, जम जा आईएएस हैं, आईएएस लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और माना जाता है ऐसा कि देश में सबसे बुद्धिमान इंसान जो है वो आईएएस की तैयारी करता है और आईएएस बनता है। वैसे लोगों को हम देश चलाने की जिम्मेदारी देते हैं और वो ऐसा देश चला रहे हैं। भारत में जितने अच्छे अच्छे कानून बने हैं और जिस कानूनों ने भारत को आगे बढ़ाया है, वो सारे लेटरल एंट्रीज थे, वो सारे नॉन आईएएस थे। नॉन आईएएस थे। बताइए, अगर भारत को ये बोले, जैसे आशीष बोले कि आईएएस एक्चुअल में देश संभालते हैं, मेरा पर्सनली मानना है कि आईएएस इज नाउ एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज ड्रैगिंग द इंडिया और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए क्योंकि भारत में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जितने भी एक वाटरशेड मूवमेंट हुए हैं, उनमें सारे नॉन आईएएस या लैटरल एंट्रेंट का हाथ है। जैसे अगर आप देखिएगा तो भारत जब आजाद हुआ था, स्वामीनाथन, तो इतनी गरीबी थी कि लाल बहादुर शास्त्री को अपने प्रधानमंत्री आवास में हल चलाना पड़ा। और जब हल चलाए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि सप्ताह में एक दिन one meal a day। सभी लोगों को भूखे रहना चाहिए ताकि अन्न बचे और अन्य लोगों में सप्लाई हो। लोग भूखमरी से मर रहे थे। उस वक्त एक नॉन आईएएस लैटरल एंट्रेंट आते हैं, एमएस स्वामीनाथन, और वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं। आज भारत पास इतना अनाज है कि भारत अफ्रीका में बेच रहा है, श्रीलंका में बेच रहा है, चाइना तक को दे रहा है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स को दे रहा है। इसी तरीके से आइए फिर इंडिया में डेयरी रेवोल्यूशन होता है। डेयरी रेवोल्यूशन में वर्गीज कुरियन आते हैं, वर्गीज कुरियन भी नॉन आईएएस लैटरल एंट्रेंट। फिर भारत में अचानक से आ जाता है बीओपी। तो लैटरल एंट्रेंस क्या है एग्जैक्टली हमारे ऑडियंस के लिए? मुझे पता है बट ऑडियंस के लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है हमेशा लेते हैं पॉलिसी मेकर्स लेते हैं, आईएएस लेते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से कॉर्पोरेट टैलेंट को लाते हैं और लैटरल एंट्री करवाते हैं और उनके टैलेंट को चैनलाइज करते हैं और एक तरीके से पॉलिसी बनवाते हैं, जैसे अभी कुछ मिनिस्टर्स भी हमारे हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सर, ये प्रशांत किशोर जो हैं, उनका बीजेपी के साथ उनका टकराव ही इसी टॉपिक पे है, लेटरल एंट्री। वो बंदा जब 2014 में घर घर मोदी का नारा के साथ बीजेपी के साथ एंट्री हुई थी उनका सबसे मेन कंसर्न यही था कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश के अच्छे जो जिम्मेदारियां है ना, वो आप ऐसे स्किल लोगों को देना, बाहर प्राइवेट लोगों को दो। जी ठीक है, आप आईएएस लोगों को दे देते हो, वो लोग जिंदगी भर मतलब इसी रुआसा में इतनी जिंदगी उनकी कटती है कि जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है कि जी गए। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो निराशावादी टाइप होते हैं कि जो मैनुअल दे रखा है, एसओपी दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बस वही फॉलो होना चाहिए। कोई मेरिटोक्रेसी क्रिएटिविटी नहीं आना चाहिए। राइट। सरकार को सर अभी सोचिए, देखिए वो नीट पेपर के लिए भी एक टास्क फोर्स बनाना पड़ा तो सरकार को एक घर में एक आईएएस नहीं मिला। नंदन नीलेकानी एक प्राइवेट इंडिविजुअल को उठाकर बनाया। यूआईडीएआई आधार इतना बेस्ट है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कोई आईएएस ने नहीं बनाया ये चीज, किसने बनाया? नंदन नीलेकानी ने बनाया। ठीक है, जयशंकर इतने अच्छे, जो इतना गजब का उनका ऐसा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं बाहर के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप सोच के देखिए सर कि ये आईएएस जो होता है ना सर, फॉर एग्जांपल आप खुद सोच के देखिए 32-35 साल तक आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी पूरी जीवनचर्या खत्म हो चुकी है सिर्फ एक फाइनल रेस तक पहुंचने के लिए। अगर उस रेस के आप उस पार पहुंच जाते हैं, आपको लगता है जिंदगी में जी लिया, आपने जीत लिया जिंदगी, और उसके बाद जो 30 साल आपको और नौकरी करनी रहती है, उसमें बस आप अपनी होता नहीं कि आपको कभी वो जील ही नहीं कि सरकार बदलनी है, देश बदलना है, आप मरे मरे रुआसा से जीते रहते हैं। दैट इज वाई ये देश नहीं संभाल सकते हैं। अब इसी में सर रिजर्वेशंस, ये एक जनरल आईएएस ऑफिसर भी ये हाल है
45 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में एक एससी जो है सिलेक्ट हो रहा है। 35 साल उम्र है ओबीसी की, जी, ओबीसी की 35, 35 साल उम्र है, 37, 37 ठीक है, एसटी का 37 है। 37 साल की उम्र में एक इंसान 8 साल 9 साल तैयारी करके सेलेक्ट होता है, उसका क्या जील बचेगा देश बचाने का? उसको तो लगता होगा कि जीत लिया आप जिंदगी, अब आगे कुछ नहीं करना है। एंड दैट इज वाई सर ब्यूरोक्रेसी भी एक बहुत होता है ना कि उसको हम, वेबर साहब है वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज स्टील केज, आयरन केज है। रैशनैलिटी का मतलब इतनी ज्यादा तर्क विद्या लगा देते हैं आप हर चीज में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ऐसे ही क्यों होना चाहिए। कभी कभी नेचुरल हो जाना चाहिए। समाज नेचुरल होता है ना, ऑर्गेनिक चल रहा है। आपको रोड बनाना है, आप उसमें भी एंगल निकाल रहे हो, इधर इधर बना दो जहां से पानी निकल रहा है। समाज में एक्चुअल में बदलाव हमेशा एंटरप्रेन्योर लाए हैं। एंटरप्रेन्योर में जो रिस्क लेने की एबिलिटी रखते हो। राइट। गूगल आया, गूगल को किसी ने सोचा होगा कि एक तरीके से ईमेल बनाया जाए, एक तरीके से सर्च इंजन बनाया जाए और सारे चीजों को सर्च किया जाए। आईएएस जो होते कंफर्मिस्ट होते हैं। कंफर्मिस्ट में यस सर वाले कि जो चीज लिखा हुआ है उस पर आप Follow the कंफर्म हो rules. रहे कि नहीं, फॉलो द रूल्स कर रहे कि नहीं। समाज में कभी भी बदलाव कंफर्मिस्ट नहीं लाए हैं। समाज में हमेशा सर बदलाव लाए हैं। सोसाइटी चल revolutionaries है। सकता है रेगुलर बेसिस पे, आप फॉलो कर सकते हैं एसओपीज की बेसिस पे। इनकी जरूरत है, राइट। लेकिन इनकी जरूरत एक डेवलप्ड नेशन में उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार अभी अहमियत देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या भारत सरकार या राज्य सरकार। राइट। सर कुछ सीरियस टॉपिक्स को हटाते हुए अगर हम बात करें सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी में सर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, जो मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन रहता भी है कि क्या सर लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है एक शादी के बाद घर छोड़ करके दूसरे के घर जाकर सेटल होना और फिर एक नया लाइफ स्टार्ट करना? तो ये क्या बहुत डिफिकल्ट नहीं है? लड़के नहीं कर सकते क्या? लड़के क्या शिफ्ट नहीं हो सकते सर? लड़के अपना घर नहीं छोड़ सकते? इसके पीछे भी सर अगर थोड़ा लड़के छोड़े तो उनको फिर सर समाज से टैग मिलता है। क्या टैग मिलता है सर, आपको पता ही होगा। इसके पीछे भी सर एक ना ऐसा थोड़ा सा इतिहास है। रॉबिन फॉक्स नाम का बंदा था, उस इंसान ने बता रखा था कि क्यों हमने समाज में मतलब पैट्रिलिनियज निकाली, मर्द का ही घर क्यों होता है, औरत का घर क्यों नहीं होता है, औरत को ही घर के बाहर क्यों जाना है। तो इसमें नॉर्मल सी बात हर चीज के ऊपर में इसने बताई कि जब इंसानों को सबसे पहले उन खाना पीने की शुरुआत हुई तो जमीन मिली। इस जमीन की सुरक्षा एक मर्द कैसे कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जमीन है और मेरे 3 बेटे हैं 3 बेटियां हैं। अगर कभी किसी भी इंसान ने इस जमीन पे आकर हमला किया तो मेरे 3 बेटे जो है ना वो अपनी जान लगा देंगे, पर 3 बेटियों को भी मुझे शादी करना होगा तो 3 क्या हो जाएंगे, मेरे दामाद हो जाएंगे जो बाहर से आएंगे, अलग अलग खानदान से आएंगे। वो 3 दामाद जो अलग अलग खानदान से आएंगे ना वो इस जमीन के लिए उतना नहीं करेंगे जितना 3 बेटे करेंगे। एंड दैट इज वाई नॉर्मली ऐसा माना गया। और ऊपर से बाहर से ये लोग जब आएंगे तो जमीन को हिस्सा भी मांगेंगे, जमीन को तोड़ना भी पड़ेगा। इस सब से बेहतर ये है कि ये जो जमीन है इस जमीन पे बेटे ही रहेंगे हमेशा, और बेटियां जो कि इस जमीन पे जिनका कोई आउटपुट नहीं है, ना खुद कुछ कर पाएंगी, और जो लड़का बाहर से दामाद लेकर आएगा वो भी नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई उस औरत को पराया धन बोलकर बाहर भेज दिया जाता था। पहले रॉबिन फॉक्स ने थ्योरी दे रखी थी कि वुमेन को, मेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द लैंड, मेन आर रिक्वायर्ड टू, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, ऐसे उसने बता रखा था बहुत सारी चीजें। यहां से ना पैट्रिलिनिएज की शुरुआत हुई होगी। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि औरतों को हम क्या करते हैं कि जैसे जब हम कन्यादान करते हैं तो औरतों में कन्यादान में हम एक्चुअली में करते क्या है, बाप जो होता है ना, जो पिता होते हैं लड़की के, वो गोत्र का दान कर देते हैं। जैसे जो लड़की है उसको अपने पिता के गोत्र से माना जाता था, और जब कन्यादान होता है तो हम क्या कर देते हैं कि एक पिता अपनी बेटी का गोत्र दान कर देता है, अपने पति का बना देता है। अब गोत्र चला गया, उसका पति का बन गया उसका गोत्र। यहां पे भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, उनको दूसरे घर भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर गोत्र भी रहा हमारा, हमारे समाज में भी अगर उनकी एकजुटता दिखी कि हमारे समाज में उनकी कोई रेलेवेंसी है, तो हमें अपने समाज से कुछ उनको देना पड़ेगा। औरत सब तब से परेशान हो रही है, तब से औरत जो है वो इसी चक्कर में है कि क्यों मुझे अपना नहीं माना जा रहा है, क्यों इस जमीन पे मेरा हक नहीं बन पा रहा है। आज तक मान रहे हैं। सोच के देखिए सर, कागज में लिख के दे दिया कि इक्वालिटी का अधिकार है, मिला औरतों को, वसीयत में नाम आया किसी का? क्या नहीं आया। सरकार ने बोल दिया कि ठीक है, भाषण में बोल देते हैं कि तुम्हारा रोड सेफ है, जाओ आज से घूमो। असलियत में रोड सेफ है? नहीं। ठीक है, बोल देते हैं कि, सोच के देखिए कि अगर हम बोल देते हैं कि आज से सर औरतों को आजादी है शादी करने की, हम कभी औरतों से कभी उनसे मनमानी पूछे बिना
कभी उनकी शादी नहीं करेंगे। हाँ, वो छुआ तो देने की आज़ादी है, पर उस हाँ तक पहुंचने के लिए लड़की की फोटो के बाद उनके पास रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, ये परमिशन है उनको? नहीं, वो लड़का रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर एक लड़की को किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि लड़की देखने के लिए गए थे और लड़के ने लड़की देखकर मना कर दिया, अब उसकी शादी नहीं होगी। ये मानसिकता क्यों ही है औरत को लेकर, समझ में नहीं आता नॉर्मली सर। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि मर्द ने भगवान भी पता है क्यों बनाए, अपने फायदे के लिए। क्योंकि उसको लगा कि औरत जो है ना वो कुछ तो बहुत सुपर नेचुरल कर रही है, जैसे बच्चा पैदा कर दे रही है, और ये मर्द नहीं कर पा रहे। अब उनको लगा कि अगर दुनिया बनाने की जिम्मेदारी औरत है, बच्चा नहीं पैदा होगा, हम सब अगर औरत बच्चा नहीं पैदा करेगी हम ही नहीं रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर बच्चा नहीं पैदा होगा समाज नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनेगा। बच्चा पैदा होना कितना जरूरी है। मर्द को जब लगा कि औरत बच्चा पैदा कर पाती है और इससे उसका ज्यादा नाम ना हो जाए, तो उस चीज से बचने के लिए उसने भगवान बना दिया। बोला तुम भी नहीं बना रही हो दुनिया, भगवान दुनिया बनाते हैं। पैट्रियार्कल समाज ऐसा है ना कि उसने औरत से उसका एक हक छीन लिया कि तुम बच्चा पैदा करती हो, तुम दुनिया बनाती हो, लाइफ देती हो। बोले नहीं, लाइफ तुम नहीं भगवान देते हैं, भगवान ने बना दिया उन लोगों ने। बिल्कुल सही बात है सर लेकिन आपका क्या कहना है मेरा इस कहना मैटर है- पे कि क्या महिलाएं शादी के बाद अपना घर छोड़े, तो आपको क्या लगता है, आपके लिए, आपके हिसाब से लड़के नहीं छोड़ सकते शादी के बाद अपना घर? देखिए, इसके लिए आपको पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे जाना होगा। अगर पुराने ज़माने पे जाइएगा तो पुराने ज़माने में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता था, बैलगाड़ी होता था। अगर मान लीजिए किसी झारखंड वाले सर वो लड़कियों छोड़िए, का आप अभी मुझे ये पहले बताइए कि क्या हाँ, पूरा बता रहे क्या अब लड़के जा सकते हैं? नहीं नहीं, आप पूरा बता रहे हैं। हाँ पहले ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लीजिए कि जो झारखंड की लड़की होगी, वो अगर उसका शादी पंजाब में हो गया होगा तो बैलगाड़ी से बाराती कम से कम तो 10 दिन 20 दिन लग जाता था और जाता था। तो महिलाओं को वापस अपने मायके, जो नहरा मायके क्या बोलते हैं, जी उसको वापस आने में बहुत कठिनाइयां होती थी। चिट्ठियां वगैरह भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, फिर बाद में चिट्ठियां वगैरह भी डिस्कवर हुआ। तो इसीलिए महिलाओं के विदाई को बहुत एकदम हार्डशिप तरीके से दिखाया गया उस वक्त। वही ट्रेडिशन आज तक चलता आया है। लेकिन अब मॉडर्न समाज में, मॉडर्न जमाने में जब सोशल मीडिया हो गया हो और इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हो कि फ्लाइट से आप इंडिया के कोई कोना भी 3 घंटे 3.5 घंटे तक जा सकते हो, जी, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, अपने पर्सनल कार से जा सकते हो, तो वो विदाई का वो वाला हार्डशिप जो पास्ट में हुआ करता था वो अब नहीं रहा। पहला पर्सपेक्टिव ये रहा जी तो विदाई उस लेवल का नहीं रहा जो आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे है। जी दूसरा, आप बोल रहे हैं कि क्या मर्दों को जाना चाहिए कि नहीं। अब इसका पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि हर समाज में हर चीजों को सिर्फ पैट्रियार्कल लेंस से ही देखा जाता है। अब आप मर्दों के भी दर्द को देखिए कि बिहार के बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो पलायन करके जाते हैं गुजरात या फिर एक तरीके से तमिलनाडु वगैरह नौकरी करने। उनके पास मौका होता है बस साल में एक बार वापस आने का, छठ पूजा पे, और घर में केवल महिलाएं हैं, वो एक तरीके से पूरे घर से ही दूर हैं। तो क्या उनका पास्ट कंटेक्स्ट के कंपैरिजन में ये नहीं हुआ कि उनका भी विदाई हो रहा है? वो भी सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व के कारण विदाई करके अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे और वापस आ रहे हैं साल में एक बार। तो क्या केवल महिलाओं का विदाई हो रहा है या मर्दों का भी विदाई हो रहा है? जी, बढ़िया पॉइंट है सर आपका, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि सर मुझे ये भी जानना था कि क्योंकि ये मर्दों का दर्द कोई नहीं बता रहा है कि मर्द विदाई हो रहे हैं और ज्यादा लंबे टाइम के लिए, ज्यादा लंबे टाइम के लिए। अब तो सर और सिर्फ कम्युनिकेशन है मजदूर ही नहीं जी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहा है, जो रांची वाले होंगे, जो झारखंड वाले होंगे, वो बेंगलोर में पड़े हुए बिहार हैं। के लोग, छुट्टी नहीं मिल रहा है, घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो सर विदाई एक तरह से दोनों के लिए, तो आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे सिर्फ महिलाएं विदाई नहीं हो रही, मर्द भी विदाई हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर इस केस में अगर मान लीजिए कि एक बंदा जॉब कर रहा है, वो कर रहा है बेंगलोर पे, महिलाएं भी उसके साथ बेंगलोर गई है, उसका घर था रांची, तो महिला का तो विदाई हुआ, आप देख लिए, लेकिन मर्द का भी तो हुआ, वो भी तो बेंगलोर जाके शिफ्ट हो गया जी। तो आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे ये नहीं कह सकते कि मर्द भी शिफ्ट हो रहे हैं। राइट सर। सर सोशियोलॉजी से आपके लिए एक क्वेश्चन है, या आपसे हम लोग जानना चाहते हैं कि हु आर वी
एंड हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, हम क्या कर रहे हैं सर? आज हम यहाँ पे बैठे हुए तो क्यों बैठे हुए हैं? क्या पर्पस है हमारा? क्यों हमें इमोशनल कनेक्शन होता है? क्यों हमें इस दुनिया में इतना पैसा कमाने का, इस जिंदगी की रेस में दौड़ने का एक सर हम सब फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सब इसको देखा सर जाए, सर दौड़ हाँ रहे हैं, पर क्यों दौड़ रहे हैं? हाँ, अल्टीमेटली जाना तो सर वही कब्र में है। सर क्यों? ऐसा ऐसा आप सोशोलॉजी गजब के का फैकल्टी सवाल हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना है। सर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो सिर्फ बताएंगे। मैं सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली सर ऐसा मानते हैं कि सोसाइटी किस चिड़िया का नाम है। समाज नॉर्मली सर ऐसा एक इंडिविजुअल लेंस है जो हम सबको हमारे हिसाब से रहना, खाना पीना सिखाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कैसे बैठ रहे हैं, किस हिसाब से, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हम ये सब भी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ के पीछे में ना एक ऐसा एक इंडिविजुअल एक ताकत छुपा हुआ है, एक डीप स्टेट छुपा हुआ है। हम कहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पहले अगर हम हंटर गैदर हुआ करते थे, जानवर मारा करते थे, धीरे धीरे कभी किसी ना किसी दिन, एक दिन नॉर्मली हम बोलते हैं कि इंसानों ने ना एक साथ रहना कब, उसकी शुरुआत हुई कब होगी। लोग पूछते हैं आग बन गया होगा तब लोग एक साथ रहने लगे होंगे, फॉर एग्जाम्पल चक्का बन गया, व्हील बन गया तब लोग एक साथ रहने लगे, नहीं। इन किसी भी चीज़ों ने लोगों को एक साथ रहने की कैपेबिलिटीज़ नहीं दी। अपने पास एक महिला है जिसका नाम है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड कहती हैं कि जब पहली बार उनको ना एक हड्डी मिली, फीमर बोन, जांग की हड्डी जो होती है मोटी सी होती है, उनको ना एक रिकवर्ड फीमर बोन मिला। रिकवर्ड का मतलब होता है ऐसा हड्डी जो टूट चुका था और फिर उसको ठीक कराया गया, जिसका मतलब है कि किसी ने उसके लिए ख्याल रखा होगा। उस समय जब इंसान जानवर के पीछे भागता था, उसकी जांग की हड्डी उसकी नींव है। जांग की हड्डी टूट गई मतलब इंसान की जीवन खत्म, वो वहीं पड़ा रह जाएगा, वो कहीं हिल नहीं पाएगा, दूसरे जानवर आएंगे उसको मार के चले जाएंगे। पहली बार इंसान को अगर किसी की हड्डी टूटी होगी तो कुछ लोग रुके होंगे, कुछ लोग उससे बात किए होंगे, कुछ लोग उसका ख्याल रखे होंगे। 3-4 महीना से पहले तो हड्डी ठीक भी नहीं होती है। कंपैशन, एक दूसरे के प्रति कंपैशन वो चीज़ था जब पहले, करुणा, कि जब लोगों को पहली बार एक किया गया, एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंसी, कि हम साथ हैं तो एक है, नहीं है साथ तो एक नहीं है। एंड दैट इज़ वाई समाज सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई होगी समाज की। और समाज की जब ऐसे शुरुआत हुई तो धीरे धीरे समाज ने हर वो नियम कानून को अपने अकॉर्डिंग रखा जिससे उनकी ज़िंदगी में सहूलियत आए, जिससे उनकी ज़िंदगी आसान बन सके। और धीरे 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 इतना ये जो ताम झाम है, अब तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब भगवान भी ढूंढते हैं तो धीरे धीरे भगवान में भी प्रीस्टली एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं, भगवान में भी करप्शंस आ जाते हैं धीरे धीरे। किसी और ने करप्शन डाल दी, किसी ब्राह्मण ने, किसी मौलाना ने, किसी पादरी ने, किसी ने उस भगवान में भी करप्शन डाल दिए। वैसे ही समाज जब बहुत इनिशियल स्टेज पे बना होगा तो बहुत प्यारा होगा, इंटरडिपेंडेंस के लिए बना होगा, एक दूसरे के लिए बना होगा, और फिर धीरे 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 इतना समाज बन गया, इतनी उसमें नियम कानून कायदे आ गए कि उसको भी करप्ट कर दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया। आज के डेट में हम कहीं भी कुछ भी सुनते हैं हम सीधा बोलते हैं समाज। समाज शब्द ही हमारे लिए निगेटिव बन गया है। औरतों के लिए तो और ज्यादा है कि औरतों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन कौन है, तो समाज ही है उनका। समाज है कौन, दिखता कहाँ है? ये सारे नियम कानून कायदे जो हैं वो हम ही हैं समाज। हम मान लिए तो उस समाज का हिस्सा, नहीं मान पाए तो उस समाज का हिस्सा नहीं है। एंड दैट सर लड़के शराब पिए तो ठीक, लड़कियां पिए तो गलत, लड़कियां स्मोक करे तो गलत, लड़के करे तो एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगा इस पे। इसमें ऐसे बोलते हैं सर हम कि दिल की जहानियत को साफ रखिए जनाब, लड़कियां भी हंसा बोला करती हैं। बहुत अमेजिंग सी लाइन थी सर कि हम ऐसे इंसान हैं जो हम किसी के हंसने पे हम रोक लगा देते हैं। हमें लगता है कि कोई हंस रहा है तो हिंट दे रहा है। ये एक्सेप्टेंस, समाज में नियम कायदे कानून ऐसे बनाए गए कि उसमें करप्शन आ गया। किसी के हंसने पे किसको रोक, बोलते हैं ना कि ऐसे मत देख, ऐसा ए दुनिया मुझे तू रचा है और मैं रचा गया हूं। उसने रचा है मुझे, इसी समाज ने रचा है मुझे और मैं रचा गया हूं। और फिर जब रच लिया गया हूं तो आप मुझ पे कमियां निकाल रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूं। बिल्कुल। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप बता रहे थे अभी कि लड़के अगर शराब पीते हैं तो एक्सेप्टेंस होता है, लड़कियां पीती है तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एक्सेप्ट नहीं करता। सिगरेट भी। लेकिन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिलाओं पे शराब पे सिगरेट पे बंदिशें एक बायोलॉजिकल कारण के कारण लगाई गई। हो सकता है। हो सकता है ये थीसिस इसका बता रहे एग्जांपल।
मर्द जो होते हैं या मर्द की बॉडी जो होती है वो सेक्सुअली उतनी एक्टिव नहीं होती। सेक्सुअली इनएक्टिव मीन्स कि वो उसको क्रिएट नहीं करना है एक नया फॉर बच्चा। एग्जाम्पल औरत में सर हर महीने जो है एग फॉर्मेशन होता है। एक फॉर्मेशन होता है, हाँ। महिलाओं को अपने पेट के अंदर ही बच्चा पालना होता है। तो महिलाओं का बॉडी बहुत डेलिकेट होता है कि महिलाएं केवल खुद के लिए नहीं जी रही है, आने वाले भविष्य के लिए भी जी रही है। तो अब महिलाएं नशा अगर कर रही है तो होता ये है कि महिलाओं के ओवेरीज वगैरह में इफेक्ट पड़ते हैं। और आप देखिएगा कि गाँव में महिलाएं आज भी उतना नशा नहीं करती है। तो आईवीएफ सेंटर गाँव पे नहीं खुलते हैं, शहरों पे ही खुल रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो रहे हैं अब। ओके, मेल बायोलॉजिकल मेल प्रॉब्लम। इक्वालिटी और वुमेन इक्वालिटी इज नॉट अबाउट कि कौन गलत संगत कितना एक दूसरे के साथ हाँ compare करता हाँ, बात है कि अगर आपको कुछ मना किया गया इक्वालिटी है। इज ऑल अबाउट कि आप कितने एजुकेटेड हो एक दूसरे से, ज्यादा हो या इक्वली हो, कितने एम्पावर्ड हो फाइनेंशियली। ये वाइसेस जो होते हैं, जो बुराइयां होती है, कुरीतियां होती कि कौन है, ज्यादा इसमें इक्वालिटी नहीं हाँ। होता है। वुमेन का बॉडी बहुत डेलिकेट है, वुमेन सफर कर रही है एट लास्ट, आईवीएफ सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकली वुमेन को एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, मेन को तो करना ही नहीं चाहिए। अगर मेन करते हैं तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। वुमेन को लेकर सर नॉर्मली ऐसा माना जाता है, वुमेन का जैसे औरत का अर्थ सर नॉर्मली अगर हम सर्च करना चाहें, ये भी मानसिकता देखिए समाज की कैसी है। हम इतने आसानी से बोल देते हैं औरत। औरत शब्द जो है वो अरेबिक शब्द से आया है, और वो अरेबिक शब्द जब 10वीं शताब्दी में अरब लोग बाहर से आए थे तो वो औरत शब्द लेकर आए थे। हम स्त्री बोलते थे अपनी महिलाओं को। औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स, समथिंग विच नीडेड टू बी कवर्ड, ऐसी कोई चीज जिसको छुपा के रखा जाए। अब बताइए सर, ये बात ही बात पे बोलते बोलते अगर किसी के दिमाग में बता, औरत का मतलब ही यही होता है। अब औरत को छुपा के रखा जाता है तो लोग बोलते हैं कि हम क्यों छुपा के रख रहे हैं। अरे आप बोल पहले रहे हो उनको औरत, और औरत के बोलने साथ ही आपकी मानसिकता ऐसी आ गई कि आप उनको छुपा के रखना चाहते हो, आप उनको रूम में कमरे में बंद करके रखना चाहते हो। जब शब्द ही हम ऐसे चुन के बैठे हुए हैं तो हम पहले शब्द सुधारेंगे ना, फिर तो हम फिर महिलाओं की कंडीशन को सुधारने की बात करेंगे। एंड दैट इज वाई सर, समाज में सबसे पहला अगर कोई दिक्कत होता है ना सर, तो दैट इज एक्सेप्टेबिलिटी। समाज में हर वो चीज चल रही है, दुनिया में घूम रहा है, जैसे रेडियो वेव्स घूमते रहते हैं ना। रेडियो वेव्स हमें कभी कभी हमने सुने हैं रेडियो वेव्स? नहीं, अनटिल एंड अनलेस हम वो फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं हमें रेडियो वेव सुनाई देने लगती हैं। सेम वैसे ही समाज में बहुत अलग अलग तरीके के सोशल करंट चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल कि एक नया सोशल करंट कल को आ सकता है कि 45 ईयर की महिलाएं 15 साल के लड़के के साथ शादी कर रही है। सोशल करंट है। अभी तो हम लोग का इंस्टा सर ऐसा एल्गोरिदम में ऐसे आजकल सर सोशल मीडिया ने बर्बाद कर रखा है ना, ठीक है। ये सोशल करंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। महावीर वाला केस सर आपने भी सुना ही होगा कि कहे ऐसा कर रहे हैं आपके लिए सब छोड़ छाड़ के आए हैं। सर एक्सेप्टेंस, समाज में बात चल रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कैच ही नहीं किया, मेरी रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं हुई। द मोमेंट मैं उस पर सोच विचार करने लगूंगा, द मोमेंट मैं इस कहानी को सच मानने लगूंगा, मेरे दिमाग में एक फितरत बैठ जाएगी। अब मैं हर 45 साल की महिला को जब भी देखूंगा तो मुझे यही लगेगा कि ये क्या है, ये पीडोफाइल है, ये 15 साल के लड़के के साथ में इसको मतलब ऐसा है कि इसको संबंध बनाना अच्छा लगता है। ये सोशल करंट है सर। हम ही वो समाज हैं जो हर वो कुरीतियों को एक्सेप्ट करते हैं, हम ही वो समाज हैं जो हर वो कुरीतियों को धिक्कार भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और फिर हम किस समाज की बात करते हैं कि कौन सा समाज बुरा है? हम ही तो है समाज, हम ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं अच्छाई, हम ही तो रिजेक्ट कर रहे हैं बुराई। दैट इज वाई सर, अगर कभी इन सारी चीज़ों को अगर हमें सुधारना है कि महिलाओं की कंडीशंस को सुधारा जाए, पुरुषों के नज़रिए को सुधारा जाए, इन सब के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो होता है ना सोसाइटी का, वो होता है फैमिली। सोशियोलॉजी में समाज में हम सब का एग्जिस्टेंस बस इसी के कारण से आया था कि हम एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद कर सके। कंपैशन से दुनिया से शुरुआत हुई है, दुनिया की शुरुआत ही कंपैशन से हुई है। सर आपके अकॉर्डिंग फैमिली क्या है? क्योंकि आज की डेट में लोगों को पर्सनल टाइम, अकेला रहना पसंद ज़्यादा आ गया है, सोशल मीडिया में रहना ज़्यादा पसंद आ गया है, फैमिली से कट के रहते हैं, एक साथ बैठते नहीं है, ग्रुप पे रहते नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग फैमिली की वैल्यू इसलिए खत्म हो गई ना सर आज के डेट में। फैमिली इस एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल हुआ करती थी, सबसे पहला सोशलाइजेशन उस बच्चे का फैमिली ही करवाती थी कि क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे करेगा। वो बोलते हैं ना मम्मी लोग ही, भगवान को सबसे पहले अगर भगवान ने
भगवान को किसी इंसान से किसी ने मिलवाया होगा तो माँ ने मिलवाया होगा। सबसे बड़ी रिक्रूटर होती है माँ। भगवान ढूंढ ढूंढ के बच्चे लेकर आती है कि भगवान जी तुम्हारे लिए एक और फॉलोवर लेकर आए, भगवान जी तुम्हारे लिए एक और फॉलोवर लेकर आए। अब भगवान, अब सोच के देखिए, भगवान उस औरत के नहीं हुए, ठीक है, उस औरत को ही अपना नहीं माना उन लोगों ने, कभी अपने जैसा ही नहीं बना रहे हैं। सोच के देखिए सर, आज तक कोई ऐसी महिला है जो कि किसी भी धर्म में जाकर सर्वशक्तिशाली है, सब्सिडी है, वाइफ है सबकी, शिव की वाइफ है, राम की वाइफ है, ठीक है, ये सबकी वाइफ है, खुद कभी इनको वैसा स्टेटस नहीं दिया गया। एंड दैट इज वाई धीरे धीरे हम यही मानते हैं कि फैमिली एक ऐसी चीज थी जो बचपन से इंसानों को कुछ ना कुछ सिखाती थी, सोशलाइज करवाती थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया आ गया, नया युग आ गया। अब हम क्या करते हैं, माँ बाप खुद ही छोड़ देते हैं, प्री स्कूल में एडमिशन करा दे रहे हैं बच्चों का। प्री स्कूल सिखाएगा क्या? हम किसी भी चीज को उसके आउटपुट से आंकते हैं। हम इंसान हैं, हमारे लिए इसका उपयोग नहीं है, इसके लिए हम कभी इस पे देखेंगे ही नहीं। हर वो चीज का उपयोग है तो हम हैं। इवन रिलीजन का भी उपयोग था तो हमने रिलीजन की शुरुआत की, यूटिलिटी थी उसकी, उसका कोई काम था, उसका कोई फंक्शन था रिलीजन का, तब रिलीजन की शुरुआत। आपके अकॉर्डिंग रिलीजन क्या है सर? सर मेरे हिसाब से रिलीजन की शुरुआत जब हुई थी ना, तो वो सिर्फ इंसानों को इंसानों से बांधने के लिए हुई थी। सर रिलीजन लोगों के लिए सर जोड़ता है या तोड़ता है? सर सबसे पुराना फॉर्म अगर रिलीजन का हम देखेंगे ना तो टोटेमिज्म कहा जाता है। सबसे पहले इंसानों ने ना टोटेम वर्शिप की शुरुआत की थी। कोई भी ऐसी चीज जो है जो सिंबल है, जिस चीज से हम एसोसिएट कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कमरा हमारे लिए अब सिंबल बन गया। हम कहीं भी जाएंगे ना, ये कमरा हमेशा हम याद रखेंगे। इसकी हो सकता है मेमोरीज लेकर जाएं, आइडेंटिटी लेकर जाएं, इसका फोटो ले लें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट में जाके दिखा दिए कि फोटो देखिए हमारा ही है, तो एयरपोर्ट वाले एंट्री दे दिया। वही छोटा सा फोटो जो कि एक काम के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे, अब आइडेंटिटी बन गया। धीरे धीरे उस फोटो ने हमें हमारी जीवनचर्या में कुछ एड ऑन करने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि हम ऐसे ही बैठेंगे अब से, या इसी समय पे यहाँ पर बैठेंगे, कपड़े लगते हम ऐसा ही पहनेंगे क्योंकि दुनिया हमें ऐसा ही देख चुकी है। एंड दैट इज वाई धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारा सोशल ऑर्डर, हमारी जिंदगी की दिनचर्या भी उसी छोटी सी इस पिक्चर ने कर दी। रिलीजन यही है। रिलीजन एक छोटा सा बस एक तबका हुआ करता है, कोई भी टोटम चीज है, ये एक हमारा रिलीजन बन सकता है अगर इसमें काबिलियत है कि हम सबको यूनाइट कर सके, हमें एक आइडेंटिटी दे सके और हमें एक तरीके से सॉलिडारिटी एकजुट कर सके हमें। सर उम्मीद करते हैं ये बियॉन्ड बुक्स जो आपने उठाया ये एक दिन ये काम करे। लेकिन रिलीजन जो है उसका एक्चुअल में शुरुआत अगर आप देखोगे फिलोसॉफिकली, तो स्टार्ट ये हुआ था कि जब अर्ली ह्यूमंस आपस में रहने लग गए, एक तरीके से फैमिली इंस्टीट्यूशन बना, फिर सोसाइटी बना, तो जब वेल सेटल लाइफ जी रहे थे तो इंसान के कॉग्निटिव ब्रेन में जितने चीजों को समझ सके, जितने चीजों को रेशनैलिटी से समझा सके, उनको कभी भी एक सुपर नेचुरल पावर से नहीं जोड़ पाए। अब अचानक से बादल गरज रहा है, उनको कभी समझ ही नहीं आया, तो उनको एक नया गॉड के टर्म पे दिए इंद्र। अचानक से वायु आ रहा है तो क्यों चल रहा है, उसका कोई रेशनैलिटी नहीं, फिर गॉड को दे दिए। तो इंसान जिस चीजों को नहीं समझ सका, जिस सुपर पावर को नहीं समझ सका, उनको गॉडली अपीयरेंस दे दिया। तो वहीं से स्टार्ट हुआ रिलीजन। सुपरनैचुरली में नॉर्मली ऐसा मानते हैं सर कि धीरे धीरे धर्म ने लोगों को इस तरीके से, होता है ना कि इंसान के 3 स्टेजेस में धर्म फॉलो अप होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, वो अगर कभी बादल गरजेगा ना तो वो पूछेगा मम्मी बादल क्यों गरज रहा है, तो मम्मी उसको क्या बोलेंगे, भगवान नाराज है। थियोलॉजिकल बच्चा है, उसको भगवान से ही संतुष्टि मिलेगी। थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा समझेगा, सीखेगा, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेगा, तब समझ में आ गया अच्छा क्लाउड्स टकरा रहे हैं इसीलिए बादल गरज रहे हैं, मेटाफिजिकल चीज़ें। अब बोलेगा अच्छा क्लाउड से जब बारिश हो रही है तो वो बारिश कौन से भगवान हो सकते हैं, तो इंद्र भगवान हो गए। ठीक है, हवाएं चल रही हैं तो कौन से भगवान हो सकते हैं, तो वायु देव हो गए। और थोड़ा बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया कि सारे दुनिया भर में अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, ब्रह्म। इंसान आज के डेट में भी ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप करता है। जैसे सबसे प्रिमिटिव ट्राइब में हम चले जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, ट्राइब्स, जनजातियां। तो जनजातियां क्या करती हैं, टोटम की पूजा करती हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट की, उनका पेड़ की पूजा हो गई, पहाड़ की पूजा हो गई, कोई भी सामान उठा लेते हैं, टोटम बनाकर उसकी पूजा करते हैं। थोड़ा और ऊपर में आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैसे लोग जो रिलीजन मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के भगवानों की पूजा करते हैं। और जो और ऊपर चले जाते हैं वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं। हम रिलीजन को स्तर में बांटते हैं।
कि हमारी जितनी समझ है हम भगवान को उतना ही समझते हैं। आप 3 स्टेज में बांटे हैं, मेरा मानना 4 स्टेज है। एक स्टेटमेंट मत बोलना। लास्ट चौथा स्टेज आप पहले बोले टोटम, दूसरा बोले यही फिजिकल अपीयरेंस, पॉलिटिक्स। हाँ पॉलीथीज्म, तीसरा बोले कि एक गॉड, चौथा होता है खुद पे भगवान ढूंढ लेना, जिसको बोलते हैं महावीर बन जाना या बुद्ध बन जाना। राइट। एक सर बहुत मस्त सी बात मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा बोलते आप हैं अभी पूछ रहे थे, 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहेंगे, आप अभी पूछ रहे थे जीवन का उद्देश्य क्या है। जी। जीवन का उद्देश्य, आप कितना भी मटेरियलिज्म को इकट्ठा कर लो, आप आज रांची के अमीर आदमी बन सकते हो, कल को झारखंड के बन जाओ, परसों इंडिया के बन जाओ। वीर जी वोहरा का नाम आपने सुना नहीं होगा, हम लोगों ने सुना है, बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन मर गए, कोई रेलेवेंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपसे भी पहले बहुत अमीर आए होंगे और मर गए, उन्होंने समाज में कोई एक तरीके से छाप नहीं छोड़ पाए। एक्चुअल में जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज है, खुद को जानना। खुद को जानना मीन्स ये नहीं कि मैं सुबह उठ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, दिनचर्या कर रहा हूँ। मैं अगर कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो उसके पीछे रेशनैलिटी क्या है, अगर मुझको कोई चीज नहीं पसंद है तो उसके पीछे रेशनैलिटी क्या है। इससे धीरे धीरे आप स्वयं को जानने लग जाओगे। जब स्वयं को जानने लग जाओगे और स्वयं के पीछे सारे फैक्टर्स को जानने लग जाओगे तो उसी को बोलते हैं एक तरीके से निर्वाणा प्राप्त करना। राइट। नॉर्मली हम जो बता रहे हैं जी। उनके बारे में नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि एक कहावत है सर कि इफ यू आर फॉलोइंग समवन एज गॉड यू आर रिलीजियस। अगर आप किसी और के ढूंढे हुए भगवान को पूजते हैं तो आप धार्मिक इंसान, रिलीजियस हैं। अब इसी से अगर आप खुद के ढूंढे हुए, खुद के भगवान को खुद ही ढूंढ लेते हैं, आप स्पिरिचुअल जो अभी ये बता रहे हैं, और जिस दिन आपने भगवान ढूंढ लिया आप एथिस्ट हो गए, आप भगवान में मानना छोड़ देंगे। जीवन का परम उद्देश्य है खुद को जानना और खुद के अंदर के भगवान को निकाल देना। और अभी आप बता रहे थे कि लोग नशा क्यों करते हैं या नशा खराब है अच्छाई है, इसका रेशनैलिटी या फिलोसॉफिकल क्या है ये बता रहे हैं। नशा एक्चुअल में इंसान जो है, इंसान के अंदर जितने भी दुख है, आपको खाना मिल रहा होगा, रहने को छत मिल रहा होगा, आपके सारे बेसिक नेसेसिटीज पूरे हो रहे होंगे, आपके मन के अंदर दुखी या दुख इस बात का है कि आपके इच्छाओं को पूर्ति नहीं हो पा रहा है, आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके सफरिंग का कारण क्या है? डिजायर। एक्चुअल में डिजायर है। तो अब जब डिजायर आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप कष्ट में हो गए। अब उस कष्ट से उभरने के लिए ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक, थोड़े समय के लिए उस कष्ट को उभारता क्या है? नशा। तो इसीलिए कमजोर व्यक्ति जो होता है वो नशा का सहारा लेता है ताकि इस कष्ट से हटा जाए और एक तरीके से माइंड को काम किया जाए। लेकिन जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, जो लॉन्ग टर्म का सोचता है, वो यही चीज को मेडिटेशन पे चैनलाइज करता है। और मेडिटेशन से यही चीज बता रहे हैं, जो निर्वाणा और कैवल्य प्राप्त होता है उसको, उस स्टेज को बोलते हैं परम आनंद। कि आप अब इन सभी डिजायर से, कष्ट से उठ गए हो और आप परम आनंद में चले गए हो। तो आप जब परम आनंद में जाते हो तो अब एक तरीके से नशा वगैरह किसी चीज का जरूरत नहीं होता है। सर मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता, मेडिटेशन सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन करें, बट स्टार्ट कैसे करें, बेसिक पॉइंट्स क्या है, क्या ध्यान रखना चाहिए, और मेडिटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? मेडिटेशन होता है कि ध्यान करना। अपने अंदर के अब लोग इंसान बहुत को- कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप सिंपल टर्म पे एकदम सबसे बेसिक मेडिटेशन होता है basics। कि आंख बंद कीजिए, सांस अंदर आ रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, सांस बाहर जा रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। जी। कितनी देर के लिए नॉर्मली स्टार्ट करना चाहिए? नॉर्मली starting में? स्टार्ट तो आप देखिए, माइंड जो होता है वो बहुत चंचल होता है। जी। तो इनिशियली आप मुश्किल से 20 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट ही कर पाइएगा। लेकिन फिर वही होता है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन कि आज अगर आप 1.5 मिनट किए है तो 10वां दिन कम से कम 2 मिनट पे जाइए, 20वां दिन कम से कम 4 मिनट पे जाइए, 30वां और दिन ऐसे कम से धीरे कम धीरे आप, धीरे-धीरे। तो ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका दिल टूटा है या फिर अगर आप तो जो है suffering- नशा का या आप किसी तरह से सफरिंग से suffer- बचने का दो ही तरीका है, एक नशा या मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो आपको चूज करना है कि आप क्या चूज करते हैं। जी, मेडिटेशन चूज करना चाहिए सर। सर आपसे हम लोग एक चीज़ जानना चाहेंगे, किसी का अगर हार्ट ब्रेक हुआ है उसको कैसे सर, नॉर्मली स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, या फिर कोई सीरियस रिलेशनशिप के टाइम पे? बिल्कुल एक्सपर्ट है। सर बताएं आप ज़रूर कि उस एज में कैसे बचना चाहिए
और सर क्या करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम कुछ समझ नहीं लगता है, या फिर कोई अच्छा गाइड भी करता है तो आपका लगता है कि ये तो मेरे लिए गलत ही बोल सर रहा है? प्यार नाम की चीज ना एग्जिस्ट नहीं करती है सर इंसानों को ना आदत होती है लोगों की, हम सोशल एनिमल हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है ना, 10 साल अगर हम उस माँ बाप से दूर रहेंगे ना तो हमें माँ बाप से भी प्यार नहीं हट जाएगा। जिस इंसान से जीने मरने की कस्में हमने खा रखी थी, इंसान से बातचीत बंद हो गया, फोटो देखना बंद कर दिया, वो इंसान याद ही नहीं है। आवाज कैसा होता वो भी नहीं याद होता इंसानों को। आप सबके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, इंसानों को बस इंसानों की आदत होती है और वो आदत को ही प्यार समझ लेते हैं। प्यार नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सर प्यार कैसे हो सकता है? नॉर्मली आपका एक हर्ट है, वो हर्ट इमोशंस पहचानता है। इमोशंस प्लेजर के हो सकते हैं, ब्लिस के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, हर वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल को हम लव बोल देते हैं कि सारे के सारे इमोशंस जो हैं वो कोई इंसान आपके शरीर से क्या आपके अंदर से क्या इरप्ट करवा देता है। कि कोई एक ऐसा इंसान, जैसे ऐसा कोई इंसान जो आपके अंदर गुस्सा भी आपको दिला दे, आपको प्यार भी फील करवा दे, आपको खुशी भी फील करवा दे, आपको ईर्ष्या भी फील करा दे, सब कुछ करवा दे। ऐसा इंसान जो है उसी से हम बोलते हैं कि ये लव करवा रहा है हमसे। लव एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फीलिंग्स है और इमोशंस है। बेसिकली जब जुदाई होती है तो हमें लव से कोई दिक्कत नहीं होती, इमोशंस इरप्ट होना बंद हो जाते हैं। वो इंसान एग्जिस्ट करता था, मेरे अंदर के हार्मोन्स को जगा रहा था। इनिशियली उस पॉइंट पे आपको कैसे सर हैंडल करना चाहिए, सिचुएशन कैसे हैंडल सर, करना चाहिए जब आपका आदत, ब्रेकअप हो रहा हाँ, है, जैसे- या फिर आपकी सर मान लीजिए एग्जांपल के लिए सर आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप 2 साल 3 साल उनके साथ हैं, आपने टाइम स्पेंड किया, आप अचानक ये तो नहीं बोल सकते कि आप जो है इरेज कर दे या दुख आदत तो को होता है छोड़ सर, दे। दुख तो होता दुखी है सर, इसलिए सर से ही क्वेश्चन है। हाँ सर। सर तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करना चाहिए, स्पेशली सर सर अब तो मतलब उस समय तो मुझे उतनी बुद्धि नहीं थी, पर अब तो मेरे पास ऐसे बुद्धि आ चुकी है कि हर चीज़ जब आदत का ही खेल है, तो अगर मुझे पता है कि मुझे 2 महीना बाद इससे ब्रेकअप करना है तो मैं 2 महीने पहले से आदत छुड़वाने लगूंगा। आदत छुड़वाने लगूंगा कि 2 महीने के बाद में मेरा आदत एकदम जीरो हो जाए और फिर एक दिन ब्रेकअप हो जाए। आदत का ही तो मेन खेल है। मेरा मानना है सर, मेरा मानना है प्यार जो होता है, इंसान एक्सपेक्टेशन करता है कि दूसरे लोग उनसे प्यार करें। प्यार का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि क्या आपने स्वयं से प्यार किया। जो इंसान स्वयं से प्यार नहीं करता है, स्वयं से प्यार करना मतलब क्या कि अगर आपके सम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा है फिर भी आप वहां जा रहे हो और एक्सपेक्टेशन सेल्फ रिस्पेक्ट को सर आप, तो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आपने स्वयं का एक तरीके से वैल्यू नहीं किया, स्वयं को प्यार नहीं किया। जो इंसान खुद को ही प्यार नहीं कर सकता वो चाहता है दूसरा उसको प्यार करे। और हमेशा सर देखिएगा, जिस इंसान ने कभी खुद से प्यार नहीं किया है उसी को दूसरे से प्यार होता है। सिंपैथी इज द पुअर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लव। इंसान को जब लव नहीं मिलता है ना तो उसको सिंपैथी चाहिए, और सिंपैथी उसको कहाँ से मिलेगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये दिस इज द सिंपैथी, मैं झुक गया तुम्हारे सामने, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये झुका हुआ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड, इसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है, मैं ऊपर हूँ गर्लफ्रेंड नीचे है। जबकि पूछना कैसे चाहिए नॉर्मली, कैन आई बी योर बॉयफ्रेंड, ऐसा बोलना चाहिए कि तुम ऊपर हो मैं नीचे हूँ। शब्दों में सर हर चीज वो मेरा इमोशंस मानना जाते है, हैं। मेरा पर्सनल फिलोसफिकली मानना है कि प्यार जो है वो इंसानों ने सेलिब्रेट किया है, जबकि प्यार एक बीमारी है। हाँ सर, बीमारी क्यों बीमारी है, अब इसका रीजन बता रहे हैं। इतिहास में अगर जाएंगे तो प्यार ने इंसानों को कमजोर कर दिया है। आपके दुखती नसों को, आपके वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज कर देते हैं। अब जब एक्सपोज कर देते हैं तो मेन या वुमेन जो भी प्यार कर रहे हो वो एक तरीके से वीक हो जाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि इश्क में सब मदहोश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लाला बन जाते हैं, मजनू बन जाते हैं। एक तरीके से इश्क ने कभी उठाया नहीं है ना, किसी को रिवेंज ने उठाया है। जी। तो अगर मेरा नेगेटिव personally साइड मानना रिवेंज है, है फिलोसॉफिकली देखिएगा तो इश्क मोहब्बत एक तरीके से बीमारी है, हार्मोनल बीमारी है कि चेंजेस आता है प्यूबर्टी पे और आपको कमजोर कर देता है। मतलब सोच के देखिए कि एग्जैक्टली सर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड पे ऑटोमेटिकली लोगों को ये इश्क प्यार मोहब्बत होने लगता है। जिस दिन लोगों ने इस चीज को, जैसे बुखार हो जाता है लोगों को अचानक से, बीमारी है, छींक आ गई, बीमारी है, उसका क्योर होता है। अगर इंसानों को शुरुआत में उस इंसान से मिलना है जिस इंसान ने
जब पहली बार किसी को प्यार में पड़ा देखा होगा तो उसको बीमारी बोलकर उसका इलाज क्यों नहीं करवाया होगा, और इसको मतलब ऐसा है कि मजे की चीज क्यों बता दी होगी और कि एक सब करो। और एक रिलीजियस फिलोसॉफिकल थॉट ये है कि इंसानों को प्यार इसीलिए दिया गया है कि प्यार एक फीलिंग है। पीपल शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लव, डू नॉट एंजॉय द एंड दैट इज द लवर। करेक्ट। The problem comes when people get attached and start loving lover rather than the process of loving. करेक्ट। सर आप इसको एक बार हिंदी में भी समझाए। इनका कहना नॉर्मली नहीं सर, व्यूअर्स के लिए सर कि आप प्यार को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर क्योंकि religious- सर अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। अगर रिलीजियसली अगर आप सोचोगे सैद्धांतिक तरीके से, तो प्यार जो है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इंसानों को उस प्रक्रिया से प्यार होना चाहिए, उस प्रोसेस से होना चाहिए। लेकिन इंसानों में कुरीति ये आ गई कि इंसान जो एंड था, जो रिजल्ट था, जो फल था, उससे प्यार करने लगा, यानी कि लवर से करने लगा, प्रेम से करने लगा, प्रेमिका से करने लगा। तो यहाँ पे इंसानों पे त्रुटियां आ गई, इसीलिए प्यार अधूरा हो गया, या इसीलिए प्यार एक तरीके से बीमारी हो गया। अगर इंसान इस प्रोसेस को एंजॉय करता है, इस प्रक्रिया को एंजॉय करता है, तो क्या पता प्यार परिपूर्ण होता। अच्छा ये जानना है सर, जैसे ये नकली असली है? ये सर नकली है। ये नकली है, नहीं असली है। असली है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, ये सुंदर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये अभी नॉर्मली इसको हम जीवित देख रहे हैं। जी। ये है, इन प्रोसेस है। नकली फूल कभी भी अच्छा सुंदर नहीं दिखता है, क्योंकि पता है वो डेड हो चुका है, उसका समय काल जो है वो अनिश्चित काल तक है। ये सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये निश्चित है, एक समय आएगा कि ये सूख जाएगा। जी। प्यार भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। जब तक प्यार क्षणिक का है। क्षण है, क्षणिक प्यार हमेशा खूबसूरत प्यार रहता है। जी। एंड वाला प्यार जो होता है ना, अंतकाल वाला प्यार, वो पेनफुल होगा। अगर आप वैसे देखोगे तो अभी आपका क्वेश्चन था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन जीवन एक्चुअल में सार्थक इसीलिए है, जीवन अपने में परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम एट लास्ट मर जाएंगे। मर जाएंगे। जीवन की खुशी इसी में है क्योंकि हमारा अंत है। अंत है। अगर अनंत होते तो फिर मजा ही कोई नहीं मजा आता, नहीं होता इन मजा ही सभी नहीं चीजों होता। में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमारा टॉपिक भी ऐसे ही एंडलेस है, और अगर हम बैठे रहे तो ये टाइम पता नहीं चलेगा, और टॉपिक हम लोग जो है बैक टू बैक टॉपिक्स हम लोग जो है टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। सर हम लोग उम्मीद करते हैं, या मेरा मन होगा कि आप लोग रेगुलर पॉडकास्ट में आए, और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करें जो आने वाले लोगों या व्यूवर्स को एक आइडिया लगे, या फिर इनको एक आइडिया मिले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या ओवरऑल सोसाइटी के बारे में, या लोगों को बात पता चले। बियॉन्ड बुक्स बातें जो हम लोग करें, और पता चले सर कि जो है दुनिया या फिर जो सोसाइटी या जो वर्ल्ड है या जो हमारा समाज है सिर्फ किताबों सिर्फ में नहीं है। किताबों में नहीं है, वो बियॉन्ड बुक्स है। तो सर आप बहुत अच्छा लगा सर हमें, क्योंकि पता नहीं चला कि काफ़ी टाइम हम लोग बात करते रहे, और सर हम लोग रेगुलर बेसिस पे बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और लोगों को और अवेयरनेस भी होगा। थैंक यू सो मच सर, आप लोग आए। थैंक यू सो मच श्री सर, थैंक यू सो मच आशीष सर, आप लोग टाइम दिए, और यहाँ पे जो है हमारा पॉडकास्ट को, ये हमारा सर बेसिकली सेकंड पॉडकास्ट ही है, तो हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही पॉडकास्ट बनता रहे, लोग एंटरटेन होते रहे, और किसी को यार बुरा लगे तो कमेंट करके देना। थैंक यू सो मच।